Hi friends, so let's start with all the amendments and additions for June 2020 attempt for securities laws. Now, start करने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक बार इंडेक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर चेंजेस हैं. अच्छा, ये जो भी मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं, ये वो सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस अब वो हो सकते हैं या तो अमेंडमेंट्स के फॉर्म में हो या फिर एडिशंस के फॉर्म में हो. वो सारे मैंने हाईलाइट किए येलो में. अच्छा, अब ये नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के घबराना नहीं है. ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें एक वर्ड का चेंज है, एक पैराग्राफ का चेंज है. सो आई थिंक चेंजेस बहुत कॉस्मेटिक है. ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग है, एलओडीआर रेगुलेशंस है, जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं. सो हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स एक एक बार कवर करते हैं, अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे. बट ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस हैं. नाउ टू ब्रीफ अप, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक के अंदर क्या किस तरीके के चेंजेस हैं, सो दैट एटलीस्ट यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट. हाँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया, सो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो एंड तक देखें, बिकॉज बीच बीच में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपने शायद कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, राइट. और जैसा कि मैंने एक दूसरे मेरे वीडियो में कवर किया है, इस सेशन के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें कवर की है. पहला, सारे अमेंडमेंट्स, जैसे अगर आप जून 2020 अटेम्प्ट की बात करते हैं, सो जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 के बीच में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब बाय डिफॉल्ट आपको एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सब इसके अंदर कवर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, जो भी एडिशंस इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में किए हैं, कि दिसंबर 2019 का एक मॉड्यूल है, जून 2020 का एक मॉड्यूल है. अब व्हाट वीव डन, मैंने दोनों के दोनों मॉड्यूल्स आपके कंपेयर किए हैं, और दोनों मॉड्यूल्स कंपेयर करने के बाद जो जो उसमें उन्होंने एडिशंस किए हैं वो सारे के सारे मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किया, राइट. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे एंड तक देखें. अच्छा, अब टू द एक्सटेंट नोट्स आर कंसर्न, मैंने इसके नोट्स नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. आपको लिंक दिया है वेबसाइट का, सो आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं. उसके अलावा ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, सो जो भी सेलफोन पे नोट्स देखते हैं आप, मे बी येस अकेडमी फॉर CS करके मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड लास्टली, ये टेलीग्राम चैनल पर भी है क्लास के, सो क्लास का चैनल का नाम येस अकेडमी फॉर CS है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए, सो अब क्या क्या चेंजेस हैं. जैसे अगर मैं डिपॉजिटरीज की बात करता हूँ, तो डिपॉजिटरीज में इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दिया है कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगता है. मतलब बिफोर यू स्टार्ट योर ऑपरेशंस एज अ डिपॉजिटरी, जैसे NSDL और CDSL है, वैसे ही अगर अब कोई डिपॉजिटरी आता है तो उसे एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी लेना है. ICDR में जो भी चेंजेस हैं, ICDR में चेंजेस की वजह सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स है. सो इसके अंदर उन्होंने जहां जहां पर इंपॉर्टेंट था कि सुपीरियर वोटिंग राइट्स का मेंशन करना है, वो सारी के सारी चेंजेस इसके अंदर किए. बहुत छोटे से चेंजेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है. सो वील कवर दैट. LODR में इन्होंने कुछ रेगुलेशंस ऐड कर दिए जो 2019 के मॉड्यूल में नहीं थे. उसमें ऑफकोर्स अमेंडमेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एडिशंस है, राइट. सो वो सारे रेगुलेशंस जो नए इन्होंने ऐड किए हैं, दैट वी विल डिस्कस. अच्छा, LODR में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे एडेड 2 केस स्टडीज. अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मुझे लगता है वो केस स्टडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2 क्वेश्चंस इन्होंने दिए, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आई थिंक सिक्योरिटीज़ में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए. एंड फाइनली ICSI ने अपने मॉड्यूल में इस तरीके की कुछ केस स्टडीज़ दी है. सो आई थिंक विल डिस्कस दोज केस स्टडीज़ इन डिटेल और देखते हैं उसको किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप 7-8 मार्क्स का एक आध क्वेश्चन उस तरीके की केस स्टडी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो LODR में वो चेंजेस है. टेक ओवर कोड में इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन्होंने एक टॉपिक ऐड कर दिया. अच्छा, ऐसा नहीं कि टॉपिक कोई नया है, ऑफकोर्स पहले भी था वो. इनफैक्ट 97 रेगुलेशंस थे, बस मॉड्यूल में अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड किया. सो दैट वी विल डिस्कस. और एनकम्बर्ड शेयर्स, जो आपके प्लेज शेयर्स होते हैं, उसके लिए एक छोटा सा एडिशन उन्होंने किया है. वी विल कवर दैट. एक एग्जाम्पशन में हल्का सा चेंज है. बायबैक में सिर्फ एक वर्ड आपको पढ़ना है, SR, मतलब आपके सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स, दैट विल डिस्कस. डीलिस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही एस्पेक्ट कवर करना है, विच इज़ रिगार्डिंग द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, कि जब भी कंपनी डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करती है, सो बिफोर यू डू द डीलिस्टिंग आपने ड्यू डिलिजेंस करना है पूरा के पूरा. मर्चेंट बैंकर विल कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस. ESOP वाले चैप्टर में सिर्फ एक चेंज है, जहां पर वो ESOP की डेफिनेशन, मतलब सॉरी एम्प्लॉइज़ की डेफिनेशन के अंदर अंडर ESOP एक चेंज है. विल डिस्कस दैट. इनसाइडर ट्रेडिंग में यार काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं. सो ऑफ ऑल द चैप्टर्स अगर आप देखें, 2 चैप्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं,
आई थिंक एक एलोडिया, दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में तो पूरा एक नया सेक्शन ही इन्होंने ऐड कर दिया है। सो आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं उसके अंदर, है ना। ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड्स एडिशंस है, ट्रस्टी को लेकर, एएमसी को लेकर, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर दिया। पहले सिर्फ वर्ड्स थे, अब थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। सिंपल है काफ़ी। ओम्बड्समैन के सामने कौन से केसेस नहीं जा सकते, वो चेंजेस एसेंशियली इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए। अगेन वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, यार इसमें डेफिनेशन चेंज हो गई, एफपीआई की डेफिनेशन चेंज हो गई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की। सो पहले जैसे 3 कैटेगरीज होती थी, अभी उसे रिड्यूस करके इन लोगों ने 2 कैटेगरीज कर दिया। सो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ऐड किया एफसीसीबी के केस में। सो वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिस और एग्जाम में जैसा हम सभी लोग जानते हैं इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछती है। सो वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक उसके आने के चांसेस काफ़ी हैं। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज, कुछ 2-3 इंटरमीडिएरीज हैं जिनकी नेटवर्क चेंज हुई है, और जितनी भी इंटरमीडिएरीज थी सबके इन लोगों ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड कर दी, मतलब जनरल ऑब्लिगेशंस ऐड कर दिए। बहुत सिंपल सा पार्ट है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। आई थिंक वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। सो हम लोग एनीवे वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर एक्चुअली में या तो कोई अमेंडमेंट्स है या फिर एडिशंस है। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स से फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3। अच्छा, अब नोट्स का फॉर्मेट अगर आप देखते हैं तो ये पूरा के पूरा ब्लू फॉन्ट में है, और जितना भी मैंने रेड किया है वो रेड एक्चुअली मैं इसलिए करता हूँ कि जब स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं तो जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच दे के नॉट इग्नोर, राइट, मतलब विच दे हैव टू रिमेंबर, वो मैंने रेड में मार्क किया है। सो रेड इंडिकेट्स नथिंग बट एनीथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो आपको मैं अलग तरीके से बताऊंगा, जो एडिशंस है वो यहाँ पर आपको देखकर समझ में आ जाएंगे, राइट। सो एज वी मूव फॉरवर्ड आपको फ्लो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नोट्स बने और आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है, राइट। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको लेक्चर एंड तक देखना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए, सो चैप्टर 3 डिपॉजिटरीज, इसके अंदर क्या चेंजेस है, इन्होंने सबसे पहले चेंज किया है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, जैसे हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अलावा एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लगता है, राइट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगता है, आफ्टर विच ओनली इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। सो लाइकवाइज अब इन्होंने डिपॉजिटरीज के लिए क्या किया कि भाई डिपॉजिटरी को सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, राइट। कौन देता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? सेबी। सो सेबी पहले आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, वंस यू ऑब्टेन दैट, उसके बाद टू कमेंस योर बिजनेस एक्टिविटीज आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऑब्टेन करना है। सो नाउ यू वुड रिक्वायर 2 सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट which is a certificate of registration, second which is a certificate of commencement of business. After getting this certificate ही सिर्फ वो डिपॉजिटरी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। अच्छा, सो एट प्रेजेंट जैसा हम सभी लोग जानते हैं इंडिया में कितने डिपॉजिटरीज है, वीव गॉट 2 डिपॉजिटरीज, NSDL एंड CDSL। सो अगर कल से किसी और को एज ए डिपॉजिटरी रजिस्टर करवाना है, सो उन्हें क्या करना है, अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे ऑल्सो विल हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बस इतनी सी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, राइट। सो ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हमने ऑब्टेन करना है फ्रॉम सेबी। अच्छा, अब जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि जब भी सेबी आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करती है, रिजेक्ट करती है, सो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ उन्होंने बताई है, ये लास्ट लाइन पढ़ना, हाउ एवर नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज्ड अनलेस द डिपॉजिटरी कंसर्न हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। सो अगर उन्हें रिजेक्ट करनी है आपकी एप्लीकेशन, सो दे विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं जिसे हम लोग, और उसके बाद ही वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर ही एक छोटा सा एडिशन था। सो जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर आप सिर्फ ऐड कर लीजिए एडिशन। अच्छा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप ये सब चेंजेस देख रहे हैं, सो आपका स्टडी मटेरियल, फिर वो ICSI का स्टडी मटेरियल हो सकता है या फिर जो भी फैकल्टी के नोट्स आप पढ़ रहे हैं वो आप साथ में रखें, और उसके साथ साथ आप इसको पढ़ते जाएं, सो दैट आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर चेंजेस करना है ना। सो जहाँ पर भी एडिशन है वील स्पेसिफिकली राइट इट इज़ एन एडिशन, जहाँ पर अमेंडमेंट है मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा वो अमेंडमेंट है, ठीक है। सो ये एडिशन था, ये पुराने आपके रेगुलेशंस में नहीं था, मतलब ये अब इन्होंने आपके मॉड्यूल में ऐड कर दिया। सो वी रीडिंग दैट। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट विच इज़ चैप्टर 6। हाँ, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कुछ चैप्टर्स में बस ये एक पैराग्राफ एक वर्ड का चेंज भी है। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दो सिंपल टॉपिक्स। मैंने स्टार्ट उससे किया है कारण थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई एक चैप्टर वी आर डाउन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 विच इज टेक ओवर्स। अच्छा, अब इसमें ना समझने वाली बात है,
सी नॉर्मली जब मैं टेक ओवर्स पढ़ाता हूँ ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशंस, विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, इनफैक्ट क्रीपिंग एक्विजिशंस कैसे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं. बट नाउ सिंस दिस इज एन अमेंडमेंट लेक्चर, मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन क्रक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ये पहला टॉपिक समझते हैं. तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा, हल्की सी स्टोरी, सो दैट यू एक्चुअली गेट टू नो एज टू व्हाई दिस प्रोविजन हैज कम और उसका रियल इफेक्ट क्या है ना. देखते हैं जरा इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कंट्रोल. ना पहले हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं जैसे हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वील सी दिस प्रोविजंस. प्रोविजंस बहुत ही सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके दिमाग में एक बार रजिस्टर हो जाए. सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं. इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और कंट्रोल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनडायरेक्ट एक्विजिशन? अगर सिंपल भाषा में आप ये समझे कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन मतलब मैंने कुछ इस तरीके से एक्विजिशन किया कि मुझे ओपन ऑफर या फिर टेक ओवर रेगुलेशन ट्रिगर नहीं हुए, लेकिन फिर भी मेरा उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ गया, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड टू वर्ड्स. पहला, जहां पर हम लोग एक वर्ड समझते हैं विच इज कॉल्ड एज से डायरेक्ट एक्विजिशन, और दूसरा एक और वर्ड हम लोग समझते हैं विच इज कॉल्ड एज लेट्स से इनडायरेक्ट एक्विजिशन. अब अगर डायरेक्ट एक्विजिशन की मैं बात करूं, सो से फॉर एग्जांपल देयर इज एन एक्वायरर. इस एक्वायरर की प्रेजेंट होल्डिंग इज लेट्स से 0%, उसके पास आज कुछ भी नहीं है. ही गिव्स एन ओपन ऑफर, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, एक ओपन ऑफर उसने दिया एंड इस ओपन ऑफर के थ्रू उसने सीधे 26% इक्विटी कंपनी की एक्वायर कर ली. सो अगर आप उसकी रिजल्टिंग होल्डिंग देखते हैं, सो फ्रॉम 0 ही इज गॉन अप टू 26%. दिस इज अ डायरेक्ट एक्विजिशन. तो पहला एक एक्विजिशन हो गया विच इज अ डायरेक्ट एक्विजिशन. सेकेंड, इनडायरेक्ट एक्विजिशन, राइट. नाउ व्हाट इज एन इनडायरेक्ट एक्विजिशन? ऐसा समझना, से देयर इज एन एक्वायरर. अच्छा, आप चाहें तो मैं इसे एक रियल लाइफ केस स्टडी के साथ आपको समझा सकता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग सा वो पार्ट था, छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी, 1-2 मिनट में समझना, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड दिस टारगेट कंपनी है ना. व्हाट इज अ टारगेट कंपनी? हु शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट्स आर बीइंग एक्वायर्ड. अच्छा, सी जब भी आप सैस्ट रेगुलेशंस की बात करते हैं, सैस्ट रेगुलेशंस टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स, सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर्स. तो दोनों में से अगर आपने कुछ भी किया है तो आपको हर पॉइंट पे डिस्क्लोजर देना है, राइट. जो टेक ओवर कोड का एसेंस था दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद एन एक्वायरर एक्वायरिंग शेयर्स. अगर उसके पास पैसे हैं, देयर इज समवन हु इज वांटिंग टू सेल द शेयर्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप शेयर्स खरीद सकते हो, राइट. समवन कैन सेल द शेयर्स, समवन कैन बाय द शेयर्स, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट बस टेक ओवर रेगुलेशंस क्या इंसिस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई एक्विजिशन करते हो आप हर पॉइंट पर डिस्क्लोजर दोगे. सो यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट एक्विजिशन का मतलब क्या है? ना अगर मैं इनडायरेक्ट एक्विजिशन का आपको बैकग्राउंड बताऊं, सो ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट एक्विजिशन कोई नया कॉन्सेप्ट है. जैसे हम सभी लोग जानते हैं 1997 वर द फर्स्ट रेगुलेशंस फॉर टेक ओवर, और उसको हम लोगों ने बाद में रिपील किया और 2011 के आपके रेगुलेशंस आ गए, राइट. सो 1997 रेगुलेशंस भी अगर आप देखते हो ना, तो इसमें भी TRAC, व्हाट इज TRAC? टेक ओवर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी. सो 1997 में भी इनडायरेक्ट एक्विजिशन था, 2011 में भी इनडायरेक्ट एक्विजिशन था, राइट. इसमें कोई चेंजेस नहीं आए. बस ये है कि 2017 में कुछ ऐसे केसेस हुए, 16 में इनफैक्ट 17 में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए जिसकी वजह से LODR रेगुलेशंस में सेबी ने चेंजेस किए. और बस वो LODR में जो चेंजेस हुए, रेगुलेशन 36 बेसिकली, सो उसमें जो चेंजेस हुए उन चेंजेस को प्राइमरीली और प्रॉपरली इफेक्ट देने के लिए टेक ओवर रेगुलेशंस में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐड किया है, ठीक है. नाउ अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, रेगुलेशन 36 ऑफ LODR कहाँ से आ गया, फिर 97 की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स से कॉन्सेप्ट समझते हैं हम जरा. सो ये ना एक मैं छोटा सा आपको केस बताता हूँ. आई थिंक ये 2-3 एंटिटीज आपने नाम सुना होगा इसका. फर्स्ट विच इज RIL, second is another entity which is called as IMT. IMT is Independent Media Trust, and there is another entity which is Network 18. So Network 18 is the target company. IMT, as the name suggests, it's a trust, and RIL is
बेसिकली वन ऑफ द एंटिटीज, राइट। अब इसमें क्या था कि IMT एज अ ट्रस्ट बॉट सर्टेन शेयर्स ऑफ नेटवर्क 18, इन्होंने नेटवर्क 18 के कुछ शेयर्स खरीदे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, अच्छा सॉरी नॉट शेयर्स, एक्चुअली इन लोगों ने 0 कूपन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये खरीदे, ZOCD बोलते हैं हम लोग उसे। 0 कूपन मतलब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब एट द ऑप्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर वो डिसाइड करेगा कि उसे अपने डिबेंचर्स रिडीम करने या फिर डिबेंचर्स कन्वर्ट करने। सी, जब आप सेस्ट रेगुलेशंस की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। जब आप वर्ड शेयर्स का मीनिंग देखते हैं सो 2 चीज़ें, पहला शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स फर्स्ट, या फिर दूसरा एनी ऑफ द कन्वर्टेबल्स। कन्वर्टेबल्स मतलब अगर आपने GDRs एक्वायर किए हैं जिसके अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आपकी इक्विटी शेयर्स है तो भी टेक ओवर रेगुलेशन ट्रिगर होते हैं। अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे जो किसी फ्यूचर डेट पर इक्विटी में कन्वर्ट होंगे और अगर आपने आज एक्वायर किए तो आज भी टेक ओवर रेगुलेशंस ट्रिगर होते हैं, राइट। सो टेक ओवर रेगुलेशंस सिर्फ और सिर्फ शेयर एक्विजिशन के बारे में बात नहीं करता है बट उन सारे एक्विजिशंस के बारे में बात करता है या फिर कवर करता है जो इवेंचुअली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। इज व्हाट यू मीन बाय द वर्ड शेयर्स। सो शेयर्स वर्ड का मतलब यहां पर बेसिकली 2 थिंग्स, पहला वो इक्विटी शेयर्स है जिसके ऊपर वोटिंग राइट्स हैं फर्स्ट, या फिर दूसरा आपके सारे के सारे कन्वर्टेबल्स, दोनों को कवर करता है, ठीक है। सो अब यहां पर इस ट्रस्ट ने क्या किया, नेटवर्क 18 के 0 कूपन ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे। व्हेन आई से ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इट मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एट सम फ्यूचर डेट। सो क्या टेक ओवर रेगुलेशंस आज ट्रिगर होते हैं? द आंसर इज यस। नाउ बाद में नेटवर्क 18 के कुछ शेयर होल्डर्स ने ये ऑब्जेक्शन लिया आफ्टर दिस एक्विजिशन कि भाई इनडायरेक्टली विच हैज सम इंटरेस्ट इन दिस ट्रस्ट is trying to gain indirect control over network 18। इसका मतलब क्या है कि भाई डायरेक्ट एक्विजिशन RIL नहीं की क्या? अगर RIL ने नेटवर्क 18 के ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीदे होते, शेयर्स खरीदे होते तो इट वुड हैव बीन डायरेक्ट एक्विजिशन, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं किया। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का क्या कहना था? इस कंपनी के शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का ये एलिगेशन था कि भाई नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू दिस इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के थ्रू RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर नेटवर्क 18, ये इनका एलिगेशन था। एंड दे फाइल्ड अ केस बिफोर सेबी। सेबी ने पूछा कि बिटवीन RIL एंड IMT व्हाट इज द रिलेशनशिप? इज देयर अ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप जहां पर RIL होल्डिंग कंपनी है और आपकी इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट इज अ सब्सिडरी कंपनी? उन्होंने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया और जब देखा तो इट वाज नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी केस। व्हाई? बिकॉज IMT वाज अ ट्रस्ट, और ट्रस्ट और एक कंपनी के बीच में कभी भी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बन सकती है। सो ऑन इन्वेस्टिगेशन सेबी को यह पता चला कि भाई IMT इज नॉट अ सब्सिडरी एंड इवेंचुअली उन्होंने ये केस को क्वॉश कर दिया एंड दे सेड यहां पर कोई भी इंडायरेक्ट एक्विजिशन नहीं हो रहा है, फुल स्टॉप हो गया। अच्छा, फिर जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, नेटवर्क 18 के शेयर होल्डर्स थे, दे वेंट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अगर आपको सेबी का ऑर्डर चैलेंज करना है सो आप कहां पर चैलेंज करते हैं? सैट के सामने। सो सैट के सामने जब ये मैटर गया सो दे वेंट इनटू सम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने और इसमें इन्वेस्टिगेट किया और जब इन्वेस्टिगेट किया तो उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे इन्होंने आपका जो ये रेगुलेशन 36 है LODR का, उसे चेंज किया। नाउ LODR रेगुलेशन 36 बेसिकली किसके बारे में बात करता है? इट सेज कि जब भी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन बेसिकली, मतलब जहाँ पर भी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी कंपनी ने की है विच मे हैव सम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ द कंपनी, तो वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करनी है, राइट। तो इज देयर अ मटेरियल चेंज हियर, या फिर यहाँ पर कोई मटेरियल इवेंट था? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो रहा है। सो रेगुलेशन 36 के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए उन्होंने बोला कि टेक ओवर में आप ये रेगुलेशंस ऐड करो, इनडायरेक्ट एक्विजिशन वाला ये पर्टिकुलर रेगुलेशन अब आप ऐड करो। नाउ बेस्ड अपॉन दिस अब चेंज क्या हुआ ये समझना। सो उन्होंने, सैट ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, सेबी का जो व्यू है वो करेक्ट है टू व्हाट एक्सटेंट कि भाई कोई डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ना होते हुए भी इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। ऑल्दो बिटवीन RIL एंड IMT देयर इज नो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप, लेकिन इस ट्रस्ट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसका है?
RIL का है. So although they do not have holding subsidiary, although they do not have any shares based relationship, but still एक significant say इस trust के ऊपर किसका है? RIL का, being one of the trustees, right? So not directly but indirectly they're trying to gain control over network 18, right? और बस यहाँ से वो indirect acquisition of shares वाला concept basically इन्होंने SAST regulations में ऐड किया. So now अगर आपने डायरेक्ट एक्विजिशन किया तो ऑब्वियसली आपको डिस्क्लोजर देना है. एंड अब अगर आपने कोई इनडायरेक्ट एक्विजिशन किया, सो इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में भी आपको डिस्क्लोजर एज इट इज एप्लीकेबल है जैसे कि किसी डायरेक्ट एक्विजिशन पर एप्लीकेबल है. सिंपल. सो पहले सिर्फ डायरेक्ट एक्विजिशन पे डिस्क्लोजर्स आते थे, अब डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एक्विजिशन के ऊपर डिस्क्लोजर्स आएंगे. तो आपको हर केस में डिस्क्लोजर देना ही देना है. ये आई थिंक सिंपल सा केस था. मे बी अगर आपने नहीं लिखा है सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एट दिस पॉइंट. आप ये सब लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. चलिए. सो ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन एक बार चेक करो क्या बोल रहे हैं. मीन्स द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल, तीनों एक्टिविटीज. सो कौन कौन से? पहला शेयर्स, दूसरा वोटिंग राइट्स और थर्ड कंट्रोल ओवर एनी अदर कंपनी विच वुड अनेबल द एक्वायरर, विच वुड क्या लिखा है? विच वुड अनेबल द एक्वायरर of shares, voting rights or control as would have triggered an open offer process. So जैसा कि आप कोई direct acquisition करते हो उसकी वजह से कोई open offer आपको देना पड़े, so even if it is an indirect acquisition, उस केस में भी आपको disclosure वैसे ही देना है जैसे कि आपको किसी direct acquisition के केस में देना है. बस ये सिंपल इतना सा प्रोविजन है. अच्छा, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ऑल्दो कुछ ऐसे एक्विजिशन हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट लगते हैं, राइट? आई रिपीट, ऑल्दो कुछ ऐसे एक्विजिशंस हो सकते हैं जो इनडायरेक्ट लगते हैं लेकिन है वो डायरेक्ट एक्विजिशंस. तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ वो 3 सिचुएशंस पेन डाउन किए जहां पर एक्विजिशन को हम लोग इनडायरेक्ट नहीं मानेंगे, एक्विजिशंस को हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्ट. मतलब इन शॉर्ट अगर इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तो वो इनडायरेक्ट एक्विजिशंस नहीं माने जाएंगे, उन्हें आप क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे. तो ऐसी कौन सी 3 पॉसिबिलिटीज है? पहला एनएवी के बेसिस पर है, दूसरा सेल्स के बेसिस पर है एंड थर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर है. ठीक है. और परसेंटेज एक ही है, एक्सीड्स 80%. यहां पर भी कितना है? एक्सीड्स 80%. और यहां पर भी कितना है? एक्सीड्स 80%. सो इनका क्या कहना है कि अगर किसी भी कंपनी की, टारगेट कंपनी की एनएवी फर्स्ट, या फिर टारगेट कंपनी का सेल्स, या फिर थर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड, व्हाट इज किसका 80% आपको कंसिडर करना है? कंसोलिडेटेड. मतलब टारगेट कंपनी का एज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड एनएवी और कंसोलिडेटेड सेल्स और कंसोलिडेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 80% से ज़्यादा है ऑफ द कंसोलिडेटेड एनएवी और कंसोलिडेटेड सेल्स और कंसोलिडेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे. सो सिंपल. इनडायरेक्ट एक्विजिशन के लिए भी अब आपको सेम टेको रेगुलेशंस ट्रिगर होंगे. और दूसरा, इन्होंने कुछ ऐसे एक्विजिशंस को लिस्ट डाउन किया है जैसे ही उसे इनडायरेक्ट नहीं मानेंगे, उसे हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे. और ऐसे कौन से 3 डायरेक्ट एक्विजिशंस होंगे? फर्स्ट, जहां पर टारगेट कंपनी एज अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड, मतलब किसकी बेसिकली एनएवी की बात करें? टारगेट कंपनी की एनएवी एज अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड एनएवी. सो टारगेट कंपनी एज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड एनएवी, या फिर सेल्स, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 80% से ज़्यादा है तो उस केस में उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्विजिशन नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? उसे डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन मानेंगे. वो इनडायरेक्ट एक्विजिशन नहीं है, वो क्या है? डीम्ड डायरेक्ट एक्विजिशन है. तो ये पहला चेंज जो आपको अब एडिशनली पढ़ना है कि डायरेक्ट एक्विजिशंस के साथ इनडायरेक्ट के ऊपर भी टेक ओवर रेगुलेशंस आपके ट्रिगर होंगे. सेकेंड, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम्बर्ड शेयर्स. ना इसके अंदर क्या दिया है? इनकम्बर्ड शेयर्स मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा है रेगुलेशन 31, वो मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ तो फिर आपको ये चेंज समझ में आएगा. आपने ये पढ़ा हुआ है एक्चुअली रेगुलेशन 31 में ना नेगेटिव लीन वगैरह भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है, प्लेज के बारे में काफ़ी सारी बातें की, बट अनफॉर्चुनेटली आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में नहीं दिया है. तो क्योंकि उनके मॉड्यूल में नहीं ना, इसलिए मैंने वो चेंजेस कवर नहीं किए. सो मैंने सिर्फ मॉड्यूल के हिसाब से जितने चेंजेस है वो कर रखे हैं, बट एक्चुअली इसमें और भी चेंजेस हैं, है ना. सो
क्या रेगुलेशन 31 के कौन से चेंज के बारे में लोग बात करें? सो हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली. रेगुलेशन 31 डील्स विथ एनकम्बरेंस. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनकम्बरेंस? इट मीन्स लोन अगेंस्ट शेयर्स. अच्छा, किसे एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल टू प्रमोटर्स. प्रमोटर एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, है ना. सो इन्हें ये सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल है. ना प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि अगर 31(1) के हिसाब से जब भी आपने किसी प्रमोटर ने अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन लिया from a bank or a financial institution, it is called as creation of encumbrance. And 31(2) talks about satisfaction of encumbrance. So 31(1) किसके बारे में बात करता है? क्रिएशन ऑफ इनकम्बरेंस. 31(2) सेटिस्फैक्शन, मतलब जब आपने लोन रीपे कर दिया. सो बस 31(3) के हिसाब से आपने क्या करना है? डिस्क्लोजर देना था. किसको डिस्क्लोजर दोगे? टारगेट कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, इन दोनों को आपको डिस्क्लोजर देना है. ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस थे, राइट. ये जो भी आपने पढ़ा ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है, ये ऑलरेडी हैं. अब इसमें अमेंडमेंट्स क्या है, जो ऐड किया है वो वाला पार्ट क्या है वो समझते हैं. मतलब अगर मैंने प्रमोटर में किसी कंपनी का, मैंने मेरे शेयर्स के अगेंस्ट लोन लिया है, तो मैं टारगेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताऊंगा कि मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स प्लेज कर दिए, और जब मैंने लोन रीपे कर दिया तो शेयर्स वापस से फ्री हो गए, राइट. तो वापस से मैं डिस्क्लोजर दे दूंगा टारगेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, और ये डिस्क्लोजर जाता था विद इन 7 days ऑफ एक्टिविटी. मतलब क्रिएशन से 7 दिन एंड एनकम्बरेंस मतलब सेटिस्फैक्शन से 7 दिन. अब एडिशन क्या है? इसमें 2 और रेगुलेशंस इन्होंने ऐड कर दिए, 31(4) एंड 31(5). ठीक है, ये जो आपने पढ़ा ये एग्जिस्टिंग था. अब इनका क्या कहना है कि भाई साल भर में आपने या तो क्रिएशन किया होगा या सेटिस्फैक्शन किया होगा या कुछ भी नहीं किया होगा, राइट. सो एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 7 days. कितने दिन के अंदर? 7 दिन. और कब से? फाइनेंशियल ईयर एंड से. फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च. तो उससे 7 दिन, मतलब 7 अप्रैल तक आपको डिस्क्लोजर देना है. और किसका डिस्क्लोजर देना है? डिस्क्लोजर ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर. मतलब ये आपको एक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर बन गया आपका, कि अगर साल भर में आपने कोई भी इस तरीके के इनकम्बरेंस प्लेज के ट्रांजैक्शंस किए हैं तो 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू द ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी ऑफ टारगेट कंपनी, मतलब जो भी लिस्टेड एंटिटी जिसके आप प्रमोटर हैं उसकी ऑडिट कमेटी को, इन्हें आपको इन्फॉर्म करना है ना. और ये क्या इन्फॉर्म करोगे? साल भर में अगर आपने कोई प्लेज इनकम्बरेंस का ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी डिटेल्स आपको इन्फॉर्म करनी है स्टॉक एक्सचेंज को. ठीक है, बस यहाँ पे यही 2 चीज़ें आपको दी हुई है. और कितने दिन में? 7 days के अंदर अंदर. तो अगर आपने किया है तो भी इन्फॉर्म कर दो, नहीं किया तो भी आप इन्फॉर्म कर दो एनुअल बेसिस पे, और 7 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट. ये इसके अंदर एडिशंस थे. सिंपल सा चेंज है. चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, हम सभी लोगों ने ओपन ऑफर प्रोसेस पढ़ा है ना, जहाँ पे मर्चेंट बैंकर को आप अपॉइंट करते हैं, ओपन ऑफर ट्रिगर होता है, उसके बाद आपने पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है. देन फिर हम लोगों ने ये मतलब शॉर्ट पब्लिक अनाउंसमेंट पढ़ा है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है. फिर हम लोग लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी सेबी के पास फाइल करते हैं, ड्राफ्ट लेटर की, जो सेबी आपको अप्रूव करके 15 days में देता है ना. अच्छा, ये अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो खैर ये इस पर मेरे जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है विकासपुरा, उस पर आपको पूरे टेक ओवर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो मे बी यू कैन वॉच दैट इन केस अगर कुछ कन्फ्यूजन हो आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने क्या बोला कि जब भी कंपनी लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी सेबी के पास फाइल करती है, व्हाट इज़ अ लेटर ऑफ ऑफर? जो बेसिकली अक्वायरर टारगेट कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को भेजता है कि साहब मैं आपकी कंपनी के इतनी इक्विटी एक्वायर करना चाहता हूँ, तो आप लेटर ऑफ ऑफर भेजते हैं ना. सेबी रेगुलेशंस बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई आप ये ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को या क्लास ऑफ पर्सन्स को इशू करते हो तो उसे आपको पहले अप्रूव करवाना है. कौन अप्रूव करेगा? सेबी. सो हम लोग ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी फाइल करते हैं
विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट से 5 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी फाइल करते हैं। ये पहले भी था, सिर्फ एडिशन इन्होंने क्या किया, अब आपको फीस बता दी है कि जब आप ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी फाइल करोगे तो उसके साथ कितनी फीस आप सेबी को पे करने वाले हो, ये बस इसमें यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, नाउ फीस कितनी पे करनी है चेक करते हैं। सो अगर आपका कंसिडरेशन इज अप टू 10 करोड़, ये कौन से कंसिडरेशन की हम लोग बात करें, जो आप पे करने वाले हो ऑन एक्विजिशन। सो कंसिडरेशन अगर 10 करोड़ तक का है तो 5 लाख रुपए फीस है। अगर आपका कंसिडरेशन 10 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ तक है तो 0.5% है ना ऑफ द टोटल ऑफर साइज, उसका 0.5% आप पे करोगे। एंड इफ इट इज मोर देन 1000 करोड़, राइट, 1000 करोड़ से भी बड़ा अगर एक्विजिशन करो, मतलब टोटल शेयर होल्डर्स की जितनी भी इक्विटी आप अक्वायर करोगे उसमें आप पैसा कितना दे रहे हो, मोर देन 1000 करोड़, तो आप कितना पे करोगे, 5 करोड़ फिक्स है, राइट। 5 करोड़ तो आपको पे करने करना है। 5 करोड़ कैसे आया, 1000 करोड़ का 0.5%, सो दैट वे 5 करोड़ तो आ ही गया, ये आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा जो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा है, राइट, 1000 करोड़ के ऊपर जो है उसके ऊपर कितना परसेंट, 0.125%। तो 10 करोड़ 5 लाख रुपए। उसके बाद 10 करोड़ से 1000 करोड़ 0.5%, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 5 करोड़ फिक्स पे करना ही करना है, जो 1000 करोड़ तक हो गया। और 1000 करोड़ से ऊपर कुछ भी है, से फॉर एग्जांपल 1500 करोड़ है, तो 1500 करोड़ में से 1000 करोड़ माइनस कर दो, क्योंकि 1000 करोड़ तक के लिए तो 5 करोड़ पे करना ही था आपको, तो ये एक्सेस में कितना है, 500 करोड़ है। 500 करोड़ का 0.125% आपको एडिशनली पे करना है, किसे, सेबी को पे करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। डन। सो ये एक और चेंज था इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जनरल एग्जेम्पशंस। अच्छा, जनरल एग्जेम्पशंस में हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली जब भी आप एक्विजिशन करते हो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा तो ओपन ऑफर ट्रिगर होता है। और जनरल एग्जेम्पशंस ओपन ऑफर से एग्जेम्पशंस के थे कि मैंने एक्विजिशन किया लेकिन ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ, है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एडिशन आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड की वजह से आया है, विच इज़ बिकॉज ऑफ सुपीरियर वोटिंग राइट्स। सो इनका क्या कहना है कि जब भी आपके सुपीरियर वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाट इज नॉर्मल इक्विटी, 1 शेयर 1 वोट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। तो ऐसा कोई भी एक्विजिशन सुपीरियर वोटिंग राइट्स का इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टेक ओवर रेगुलेशंस। उस वक्त आपको ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपके सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपने कोई फर्दर इक्विटी अक्वायर नहीं की, सिर्फ आपकी एक क्लास ऑफ इक्विटी दूसरी क्लास में कन्वर्ट हो गई, इज व्हाट दे आर सेइंग। तो आपको ओपन ऑफर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपने कोई नई इक्विटी अक्वायर की ही नहीं है, सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग ये वोटिंग राइट्स जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं वो नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस आपके टेक ओवर्स के थे। आई थिंक काफ़ी सिंपल से चेंजेस हैं। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट ICDR। अब यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं आपके, है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ना ICDR आप ऐसा चैप्टर भी देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पार्ट ए में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है सो दैट्स ऑलवेज ICDR। चेक करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया विच इज़ सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स, है ना। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन मैं आपको सिर्फ एक बार सुपीरियर वोटिंग राइट्स क्या होते हैं और वो क्यों बेसिकली रेगुलेशंस में ऐड हुए वो मैं आपको शॉर्ट में उसका मीनिंग बता देता हूँ। सुपीरियर वोटिंग राइट्स मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे आपके जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं, है ना, हम लोगों ने हर बार पढ़ा हुआ है कि विद नथिंग इज स्टेटेड इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि वो इक्विटी का नेचर ही होता है कि उसके ऊपर वोटिंग राइट होती है। सो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स मतलब कितना हो गया? 1:1, एक शेयर एक वोट, है ना, 1 शेयर 1 वोट। ये बेसिक फंडा है। व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर वोटिंग राइट्स? सॉरी, SR इक्विटी शेयर्स। सो सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, अब इनका क्या कहना है कि भाई
यहाँ वो शेयर्स हो सकते हैं जहाँ पर एक शेयर के ऊपर आपकी वोटिंग 2 भी हो सकती है, मतलब है शेयर आपके पास एक ही, लेकिन वोटिंग कितनी हो सकती है? 2 मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1:10, मतलब एक शेयर के ऊपर कितने वोट्स? 10 वोट्स। अच्छा, ये क्यों आया एक्चुअली में? जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं इंडिया में विच आर प्रोफेशनली रन कंपनीज़। प्रोफेशनली रन कंपनीज़ मतलब उसमें प्रमोटर्स की इक्विटी ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है। तो देर आर ग्रेट चांसेस कि इस तरीके की कंपनीज़ को कोई थर्ड पार्टी आके एक्वायर कर सकती है, राइट। अब जैसे आप इन्फी देखिए, प्रमोटर होल्डिंग इज़ वेरी लो। फिर L&T आप देखना, इट हैज़ ज़ीरो प्रमोटर होल्डिंग। उसके बाद फिर आपने जो ये एक बहुत बड़ा, मैंने खैर अपने रेगुलर बैच में भी पूरा का पूरा केस डिस्कस किया है, विच इज़ माइंट्री। सो L&T इन्फोटेक ने जो माइंट्री का एक्विजिशन किया, वो एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था जिसकी वजह से ये प्रोविजंस एक्चुअली में चेंज हुए। सो ये बेसिकली प्रोविजंस किसके लिए आए? ये प्रोविजंस उनके लिए आए जहाँ पर प्रमोटर के पास इक्विटी कम है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि किसी थर्ड पार्टी को अपनी इक्विटी ना दे। तो इन्होंने ऑफकोर्स कुछ एरिया स्पेसिफाई किए जिसमें आप ये सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाली इक्विटी इशू कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और बट सुपीरियर वोटिंग राइट्स मतलब क्या होते हैं कि प्रमोटर या फिर फाउंडर्स, उनकी जो इक्विटी है उसे बेसिकली सुपीरियर वोटिंग इक्विटी, मतलब अपने आप को सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं जहाँ पर उनके पास शेयर्स होंगे एक ही, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग ज़्यादा होगी। इसका मेन पर्पस ये था, किसी भी तरीके की हॉस्टाइल बिड को, हॉस्टाइल अपोजिशन को आप अवॉइड कर सकते हो। ये इसका मेन पर्पस था, मेन लॉजिक था, ठीक है। सो SR इक्विटी शेयर्स मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट्स। इसमें मिनिमम वोटिंग कितनी दोगे आप? 2, मैक्सिमम कितनी दोगे? 10, ठीक है। मेन पर्पस लाइक आई सेड, कोई भी हॉस्टाइल बिड अवॉइड करना है या फिर उन प्रोफेशनली रन कंपनीज को प्रोटेक्ट करना है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग या तो जीरो है या फिर नेग्लिजिबल है, एंड विच इज वेरी मच प्रोन टू एनी काइंड ऑफ हॉस्टाइल बिड, इज सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो ये तो उसका मतलब हो गया। नाउ अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि उसके चेंजेस आपके ICDR में कहाँ कहाँ पर आए। सो पहला जो चेंज है वो आया है आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में। अच्छा देखो, अब हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ। आप जो भी रेगुलर नोट से पढ़ते हैं उसके अंदर वो सारी कंडीशंस दी होगी। हम लोगों ने एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ी है 4, पहले 5 थी जिसको उन्होंने बाद में चेंज करके 4 कर दिया। 4 कंडीशंस कौन सी? पहला, उसके नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ के, उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ की है, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 15 करोड़ के, एंड फोर्थ, द कंपनी in last 1 year has not changed its name. If it has changed its name in the last financial year, at least 50% of the revenues should have come from new name. ये ऑलरेडी प्रोविजंस थे इसलिए मैंने इसको फटाफट बोल दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो 4 थी, नेटवर्थ 3 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़, नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 15 करोड़, एंड द कंपनी during the last financial year has not changed its name, and if it has changed its name, 50% of the revenues should have come from new name, at least 50% should have come from the new name. ये existing conditions थी। अब चेंज किया है, ये चेंज वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। सो ये सारे के सारे इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। आप इसे अमेंडमेंट्स भी बोल सकते हैं एंड एडिशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं थे, अब इन्होंने रिसेंटली इसे ऐड कर दिया। नाउ चेंजेस क्या है? Let's understand this. So this saying कि अगर आपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल की, कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशन? जो अभी मैंने 4 आपको बताई, तो बेस्ट है। फिर आप कोई से भी मेथड से पब्लिक इशू ला सकते हो। 2 मेथड्स पढ़े हम लोगों ने पब्लिक इशू के, एक फिक्स प्राइस मेथड, दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड, राइट। सो दोनों से आप पब्लिक इशू कर सकते हो अगर वो एलिजिबिलिटी आप मीट कर रहे हो। अगर आपने वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट नहीं की तो उस केस में 2 कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है। पहला, आपने ऑफर कौन से मेथड से देना है? पहला, बुक बिल्डिंग मेथड से देना है कंपलसरी, मतलब फिक्स प्राइस मेथड की पॉसिबिलिटी 0। एंड सेकंड, ये लोग क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर इज ऑफर्ड टू QIBs। नॉर्मली QIBs के लिए कितना है? 50% है, बट अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो उस केस में 75% ऑफ योर इक्विटी सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? QIBs। हम लोगों ने पढ़ा है ना, 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होती है QIB, दूसरी कैटेगरी होती है HNI, एंड थर्ड होती है रिटेल। सो इसमें से QIBs को आप कितना ऑफर करोगे? एटलीस्ट 75%, ठीक है। और इन दोनों का आपने पढ़ा है नॉट मोर देन 15, नॉट मोर देन 10, ठीक है। सो 2 कंडीशंस है। ये पहला एडिशन था, इसके अंदर पहला अमेंडमेंट था। पहला,
अगर वो कंडीशंस आपने फुलफिल की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो उस केस में आपने क्या करना है, 75% ऑफ द ऑफर साइज किसको ऑफर करोगे, QIBs को, और पब्लिक इशू सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड से आएगा, बुक बिल्डिंग से, फिक्स प्राइस मेथड से नहीं आएगा। ये पहला अमेंडमेंट। अब सेकंड, इसके अंदर जो SR इक्विटी शेयर्स, जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, उसकी वजह से क्या चेंज आया है, अब ये समझते हैं। चलो पढ़ो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस पर काफ़ी सारे चेंजेस आए, मुझे लगता है कि एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है ना। देखते हैं क्या है। सो दिस सेइंग, इफ़ एन इशूअर हैज़ इशूड SR इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स, मतलब अगर उस कंपनी ने अपने प्रमोटर्स या फाउंडर्स को सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उसे ऑर्डिनरी शेयर्स का पब्लिक इशू लेकर आना है, राइट, तो पहली बात SR इक्विटी शेयर सिर्फ किसको जा सकते हैं, आपके फाउंडर प्रमोटर्स को जा सकते हैं, बाकी किसी को आप नहीं दे सकते हो। तो अगर आपके बुक्स में सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, तो जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू है, राइट, मैं SR इक्विटी शेयर्स के पब्लिक इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स के पब्लिक इशू की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने, तो ये सारी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है, ठीक है। इसके लिए प्री कंडीशन क्या है, प्री कंडीशन ये है कि कंपनी हैज इशूड और ऑफर्ड टू इट्स प्रमोटर्स और फाउंडर्स SR इक्विटी शेयर्स, सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो उस केस में प्री कंडीशंस क्या है, वो प्री कंडीशंस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अच्छा अब सी, ये बेसिकली चेंजेस क्यों आए ना, ये बेसिकली चेंजेस उन टेकीज़ के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए है, या फिर उन न्यूजन कंपनीज के लिए, न्यूजन बिजनेसेस के लिए, जो यू नो दे आर मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन रादर देन मैनेजमेंट ड्रिवन। तो मतलब दे डू नॉट हैव दैट ग्रेट काइंड ऑफ फंडिंग। ये लोग VC इन्वेस्टर्स से, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से, एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा रेस करते हैं, और दे आर मोर इनटू इनोवेशन, यू नो। सो इनका मेजर फोकस वो धंधे पानी पे नहीं होता, बस दे लव व्हाट दे डू। सो बेसिकली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोविजंस एक्चुअली में आए, चेक करते हैं, न्यूज एंड एंटरप्रेन्योर्स एसेंशियली। देखो जरा, सो दे सेइंग द इशूअर शैल बी इंटेंसिव इन द यूज ऑफ, कौन से बिजनेस में, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये बिजनेसेस आपको बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हाँ आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स विद सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड। मतलब जब भी आप कोई न्यूजन बिजनेस में हो विच इज़ टू डील विद टेक्नोलॉजी, राइट। अब जैसे बिग डेटा के बारे में आप सुनते हो, IoT के बारे में आप सुनते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप सुनते हो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग सुनते हैं, रोबोटिक्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, ये सब बेसिकली इज़ ऑल टेक्नोलॉजी, राइट। सो अगर इसमें से आपकी बिजनेस एक्टिविटी अगर इन सारे एरियाज़ में फॉल करती है, तो पहला ये मतलब उसकी फर्स्ट कंडीशन है, तो आप ये इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का पब्लिक इशू कर सकते हो। तो पहला बिजनेस क्या है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपका बिजनेस क्या हो सकता है, इसमें से कोई सा भी हो सकता है, उन्हीं के लिए रूल्स हैं। सेकेंड, हाँ ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है, पढ़ना ज़रा। द SR शेयर होल्डर शेल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप हुज कलेक्टिव नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़। मतलब इनका क्या कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी आपने सुपीरियर वोटिंग राइट्स इक्विटी मतलब SR इक्विटी शेयर्स इशू कर लिए, जेन्युइनली यू डू नॉट हैव मनी, तो आपका जो नेटवर्थ क्लब है वो कितने से कम है, मतलब इट इज़ बिलो 500 करोड़, राइट। मतलब अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा की है, तो फिर मुझे ये सब करना ही नहीं, फिर तो मेरे को नॉर्मल इक्विटी शेयर्स ही बेसिकली ऑप्ट करना है। फिर उस केस में मेरे पास वो SR इक्विटी शेयर्स वाला फंडा नहीं है। ये कब आपके लिए ज़रूरी है, कब आपके लिए मतलब ये फैसिलिटी है, ये प्रोविजंस एक्चुअली आपको सिक्योर करते हैं कि जहाँ पर योर नेटवर्थ इज लेस देन 500 करोड़। तो देखो ज़रा, वाइल डिटर्मिनिंग द कलेक्टिव नेटवर्थ, द इन्वेस्टमेंट ऑफ SR शेयर होल्डर्स शेयर इन द शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी शेल नॉट बी कंसिडर्ड। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो SR शेयर होल्डर है उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ से कम होनी चाहिए, सारे के सारे प्रमोटर्स की टेकन टुगेदर 500 करोड़ से कम होनी चाहिए। और जब आप ये 500 करोड़ काउंट करते हो, तो जिस इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, मतलब जिस कंपनी में के SR इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो नेटवर्थ इंक्लूड्स ऑल माई एसेट्स। तो मेरे पास लेट्स से पानी की बॉटल है, इज माई एसेट, मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स है, इज माई एसेट, राइट। तो टोटल मेरी नेटवर्थ जो भी है, उस नेटवर्थ में से कौन सा पार्ट में एक्सक्लूड कर दूंगा, जिस सब्जेक्ट कंपनी के इक्विटी इशू की हम लोग बात करें उसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पर ये जो
आप जो बोल रहे हो ना SR इक्विटी शेयर्स इशू टू इट्स फाउंडर्स और प्रमोटर्स, इसको मुझे काउंट नहीं करना, इसको छोड़ के मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ के अंदर अंदर होनी चाहिए, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो फर्स्ट बिजनेस, सेकंड यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि एज प्रमोटर्स आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 500 करोड़। और 500 करोड़ में क्या एक्सक्लूड करना है, इस सब्जेक्ट कंपनी का इक्विटी इन्वेस्टमेंट, SR इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपको काउंट नहीं करना है, उसको छोड़कर। थर्ड, जो भी प्रमोटर्स फाउंडर्स है दे होल्ड एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव पोजीशन? दे आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी इज एग्जीक्यूटिव पोजीशन। फोर्थ, ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सी बात है, आपने जनरल मीटिंग में यू पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन की है, तो खैर आप जानते ही हैं कि जब कोई नॉर्मल इक्विटी विद वोटिंग आप इशू करते हो तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो यहाँ पर भी आपने लाइकवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। बस इसमें ना एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ऐड करोगे ऑफ दिस नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, सनसेट प्रोविजन। ये नया वर्ड है, बस इसका मतलब हम लोग समझ लें। सनसेट प्रोविजन मतलब सनसेट दिन अस्त हो रहा है, राइट। सनसेशन प्रोविजन मतलब कब उसकी वैलिडिटी खत्म होती है। किसकी वैलिडिटी आप बात करें? वैलिडिटी ऑफ SR इक्विटी शेयर्स। मतलब जैसे आज आपके इक्विटी शेयर्स पे लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एक शेयर के ऊपर 5 वोटिंग राइट्स हैं, तो कब ये इक्विटी शेयर्स नॉर्मल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 1:1 रहेगा, राइट। इस सनसेट प्रोविजन आपने बोला 5 साल 3 साल जो भी आपने टाइम बताया कि उसके बाद जब तक आपको ऐसा लगता है कि इसमें हॉस्टिलिटी की पॉसिबिलिटी है तब तक आप वो टाइम पीरियड बता दोगे और उसके बाद मे बी एज अ प्रमोटर आप अपनी होल्डिंग कंपनी में इंक्रीज कर सकते हो। सो बेसिकली ये किसके लिए है कि सनसेट प्रोविजन मतलब क्या है, कितने टाइम पीरियड के बाद आपके SR इक्विटी शेयर्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपको उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, नोटिस के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ऐड करना है, ठीक है। सो पहला बिजनेस के बारे में बात किया, सेकंड नेटवर्थ के बारे में बात किया, थर्ड आप होल टाइम पोजीशन ऑक्यूपाई करोगे, फोर्थ जनरल मीटिंग में आपने क्या करना है, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपने वो SR इक्विटी शेयर्स कितने टाइम तक होल्ड किए हैं। सो यहाँ पर आपको होल्डिंग बता दी कि कम से कम 6 मंथ्स की आपकी प्रायर होल्डिंग है उन इक्विटी शेयर्स की। फिर ये रेशो है, ये देख लो कितना है, मिनिमम 2:1, मैक्सिमम 10:1, मतलब एक शेयर के ऊपर 10 वोट्स एंड मिनिमम कितने 2 वोट्स होंगे उसके ऊपर। अच्छा, अब ये एट पार शेयर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय एट पार शेयर्स? फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। सो फेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम फेस वैल्यू होगी, जैसे आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं वैसे ही आपके SR इक्विटी शेयर्स होंगे। और सिंगल क्लास ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी एक ही क्लास की होगी इन शॉर्ट। तो जो आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसी क्लास के आपके SR इक्विटी शेयर्स भी होंगे, अलग अलग कुछ नहीं होगा। अच्छा, एंड लास्ट पॉइंट इनका क्या कहना है कि सिर्फ वोटिंग चेंज होगी, बाकी दूसरा कोई राइट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। डिविडेंड को लेकर या किसी और प्रोविजन को लेकर आप कोई राइट चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही राइट आप चेंज कर सकते हो, विच इज़ व्हाट, वोटिंग, है ना, कि आपके पास सुपीरियर वोटिंग होगी। जैसे DVR से हम लोग पढ़ते हैं ना, DVR में आप डिविडेंड का राइट भी चेंज कर सकते हो, वोटिंग राइट भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट आपका चेंज हो सकता है, विच इज़ वोटिंग। तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। अच्छा, किसके लिए है ये? अगर कंपनी के फाउंडर्स या प्रमोटर्स के पास SR इक्विटी शेयर्स हैं तो जो आप ऑर्डिनरी शेयर का पब्लिक इशू करते हो उसके लिए क्या कंडीशंस आपको एडिशनली फुलफिल करनी है वो यहाँ पर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरी बुक्स में SR इक्विटी शेयर्स नहीं है तो ये सब आपके लिए है ही नहीं, ये आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। ये सब कब एप्लीकेबल है आपके लिए? जब आपकी बुक्स में सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, तो ये सब कंडीशंस आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए ना, अब बाकी बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं, आई थिंक बहुत सिंपल से हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा। इनफैक्ट मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रमोटर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे आपने ये पढ़ा, खैर बहुत सारे रूल्स हैं उसके अंदर, बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं। सो इनका ये इंटेंशन है कि 20% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, है ना, कितना 20% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल किसके पास होना चाहिए? स्ट्रिक्टली प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इनका आप क्या कहना है? उस 20% में आपको SR इक्विटी शेयर्स वाले वो शेयर्स भी कंसिडर करना है, मतलब जो प्रमोटर्स के पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो भी इंक्लूड करोगे और जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हैं वो भी अब आपको इंक्लूड करना है। देखो ज़रा, शैल कॉन्ट्रीब्यूट 20% एज द केस में भी ईदर बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग SR इक्विटी शेयर्स और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी अदर क्लास ऑफ सिक्योरिटी, है ना। सो नॉर्मल इक्विटी के साथ अब आपको SR इक्विटी शेयर्स भी 20% के अंदर इंक्लूड करने हैं। ये IPO में
और सेम एफपीओ, ये पहले जो आपने पढ़ा ये आईपीओ का था, ये अब एफपीओ का है, उसमें भी सेम है, एसआर इक्विटी शेयर्स आपको इंक्लूड करने। ठीक है, नेक्स्ट लॉक इन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी प्रमोटर्स इक्विटी होती है वो लॉक इन होती है कितने सालों के लिए, अप टू 20%, 3 ईयर्स, बियॉन्ड 20%, 1 ईयर, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो प्रमोटर्स की इक्विटी, अच्छा उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, मैं सिर्फ चेंजेस वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। अगर ICDR भी आपको ऐसा है कि रेगुलर पूरा के पूरा देखना है तो यस अकेडमी के चैनल पे सिर्फ एक ही वीडियो है जिसमें ICDR मैंने 100% पूरा के पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें पूरा ICDR है, डिटेल डिस्कस किया, 8-9 घंटे का लेक्चर है वो। चलिए, सो इनका क्या कहना है कि अप टू 20% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, इसके ऊपर लॉक इन है 3 ईयर्स का, एंड बियॉन्ड 20% कि सपोज प्रमोटर के पास 20 नहीं 30% है तो 20% पे 3 साल का लॉक इन, एंड ऊपर जो 10% है उसके ऊपर 1 साल का लॉक इन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर। ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये प्रोविजन बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, चेंज पढ़ो फर्दर, ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया ये अमेंडमेंट है। द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी अंडर लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, मतलब नॉर्मल इक्विटी में जब तक कन्वर्ट होते हैं, और शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड अबाउट, मतलब 3 ईयर्स 1 ईयर वाला, या फिर अब ऐसा आप एग्जाम्पल के लिए समझना कि सपोज कोई प्रमोटर है, इस प्रमोटर के पास एसआर इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सनसेट क्लॉज के बारे में बात की थी। सो लेट्स से ये एसआर इक्विटी शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स से आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब इन शॉर्ट इसका कन्वर्जन ऑर्डिनरी शेयर्स में कब होगा, 5 साल के बाद। नाउ लॉक इन के हिसाब से आपने पढ़ा कि अगर 20% तक का लॉक इन है, एंड लेट्स से इसके पास टोटल होल्डिंग इज 20%, ठीक है, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कितनी है 20%, तो आइडियली इसके ऊपर लॉक इन कितना होना चाहिए था 3 ईयर्स का। लेकिन अगर वो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं जो कब ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं 5 ईयर्स, तो इनका क्या कहना है, यहाँ पर पढ़ो देखो, विच एवर इज लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर सेइंग विच एवर इज लेटर। अच्छा 3 साल लेटर है, 5 साल लेटर है, 5 साल, तो इन शेयर्स के ऊपर लॉक इन कितना होगा 5 साल का। अरे समझ में। अच्छा मान लो ये एसआर इक्विटी शेयर्स का सनसेट क्लॉज बोलता था कि भाई 2 ही साल है ना, 2 साल के बाद ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस केस में विच एवर इज लेटर मतलब 3 ईयर्स। सो या तो नॉर्मल जो प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल है 3 ईयर 1 ईयर वो वाला एप्लीकेबल होगा, या फिर जब भी आपके एसआर इक्विटी शेयर्स वाले शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, विच एवर इज लेटर, दोनों में से जो बाद में आता है उस टाइम पीरियड तक आपका लॉक इन रहेगा। अच्छा ये ऑर्डिनरी शेयर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वोटिंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बस ये इतना सा चेंज है इसके अंदर। अच्छा उसके बाद ठीक है, प्लेज अभी जस्ट हम लोग टेकओवर्स में भी डिस्कस कर रहे थे। प्लेज मतलब क्या होता है, शेयर्स के अगेंस्ट लोन। तो इनका ये कहना है कि भाई आप बाकी सब शेयर्स के अगेंस्ट प्रमोटर लोन ले सकता है, सिर्फ सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकता है। सो प्रमोटर्स कैन प्लेज देयर सिक्योरिटीज राइट, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। बस इसके अंदर ही इतना सा एक चेंज है, ये आपको ऐड करना है। सो जो भी आप नोट्स जैसे पढ़ते हैं प्लीज़ आपकी जो मेन बुक है, मेन नोट्स हैं, उसमें आप ये चेंजेस कर लें। आगे ट्रांसफरेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोविजन पहले आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा हुआ है कि से ए बी सी ये 3 प्रमोटर्स हैं, इन तीनों की इक्विटी लॉक इन है ना। सो इन तीनों की इक्विटी इज लॉक्ड इन लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस लॉक इन पीरियड 3 साल के अंदर ए अपनी इक्विटी बी को बेच सकता है, बी अपनी इक्विटी सी को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग सेम रहती है। प्रमोटर्स होल्डिंग टोटल कितनी है 30%। तो अगर आपस में ये लोग बदलना चाहे इक्विटी, मतलब एक्सचेंज करना चाहे, कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। इसको हम बोलते हैं इंटर से ट्रांसफर। सो इंटर से ट्रांसफर अमंग्स द प्रमोटर्स ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड इज अलाउड। आप इक्विटी चेंज कर सकते हो, सिर्फ प्रमोटर्स, पब्लिक में नहीं जाएगा वो, ये पब्लिक से प्रमोटर्स में नहीं आएगा, ये अलाउड है। कब तक? ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड, है ना। लेकिन इनका क्या कहना है कि अगर वो एसआर इक्विटी शेयर्स है, नॉट अलाउड।
सो से फॉर एग्जांपल ए के पास ये जो 10% इक्विटी थी, दिस इज एसआर इक्विटी शेयर्स, तो ए इस केस में अपनी इक्विटी बी या सी को नहीं दे सकता है, वो उसे अपने पास ही रखनी पड़ेगी, इज द चेंज। सो मतलब इंटर से ट्रांसफर ऑफ प्रमोटर्स फॉर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स इज अलाउड, बट व्हाट इज नॉट अलाउड, अगर वो एसआर इक्विटी शेयर्स है, सो इट इज नॉट अलाउड टू बी एक्सचेंज, वो आप चेंज नहीं कर सकते। बस इतना सा चेंज था, ये आईसीडीआर का पार्ट है। चलिए जी, सो अभी जो हम लोगों ने खत्म किया है, वीव डन डिपॉजिटरीज, वीव डन आईसीडीआर, वीव डन टेकओवर्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ईसॉप। अच्छा, बहुत छोटा सा चेंज है, सिर्फ जो चेंज वाला पार्ट था मैंने बस वो यहाँ पे वो हाईलाइट किया है, बाकी आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। आई थिंक ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो प्रॉब्ली 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। सो हम लोगों ने एम्प्लॉइज़ की डेफिनेशन पढ़ी है ईसॉप में कि कौन कौन ईसॉप के लिए एलिजिबल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है परमानेंट एम्प्लॉइज़ वर्किंग इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, उसके बाद वो होल्डिंग सब्सिडी के एम्प्लॉइज़, फिर डायरेक्टर्स प्रमोटर्स को एक्सक्लूड करके आपके मतलब जिनकी होल्डिंग 10% से ज़्यादा है, या फिर एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो सब सेम है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या है स्टार्टअप कंपनी के लिए, है ना, किसके लिए है, स्टार्टअप कंपनी के लिए, कि जो भी वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आप कंडीशंस पढ़ते हो, वो पहले 5 इयर्स तक स्टार्टअप कंपनी को एप्लीकेबल नहीं थी, अब बस वो 5 इयर्स का टर्म चेंज करके इन्होंने 10 इयर्स कर दिया है ना। सो बस ये इतना सा एक चेंज है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में जितनी भी कंडीशंस आपको बताई, जैसे परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये कंडीशन है, राइट। सो ये स्टार्टअप कंपनी को पहले 5 साल तक एप्लीकेबल नहीं थी, अब वो 5 साल को इन्होंने चेंज करके 10 इयर्स कर दिया है, बस ये इतना सा चेंज है ना। सो 5 की जगह अब आपको कितना क्या ध्यान रखना है, स्टार्टअप कंपनी के लिए 10 इयर्स, इतना सा चेंज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बायबैक, बहुत ही प्यारा सा चेंज है, इसके अंदर भी एक छोटे से वर्ड का एक चेंज है ना। चेंज क्या है कि जो अब आप इक्विटी शेयर्स कंसिडर करते थे, बायबैक और सिक्योरिटीज हम लोग बोलते हैं शेयर्स आ गए, मतलब इक्विटी आ गई, प्रेफरेंस आ गई, डिबेंचर, सब कुछ भी आप बायबैक कर सकते हो, राइट। सबके लिए सेम रेगुलेशंस है, बस अब इन्होंने वर्ड शेयर्स को यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड कर दिया, दे आर सेइंग शेयर्स ऑल्सो इंक्लूड्स नाउ इक्विटी शेयर्स विथ सुपीरियर वोटिंग राइट्स। तो जब आप शेयर्स की बात करते हो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स विथ सुपीरियर वोटिंग राइट्स। बस इतना सा एक चेंज आपको कंसिडर करना, मतलब जब भी फॉर्मूले वैल्यूएशंस जब भी आप कंसिडर करोगे, सो यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स भी कंसिडर करना है, सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी कंसिडर करने हैं, ठीक है। नाउ डीलिस्टिंग। अच्छा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अब सी ये मैंने खैर यहाँ पर ऑफकोर्स ये पार्ट लिख भी दिया है। जो डीलिस्टिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स विल नो मोर बी ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, इज डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा है 2 तरीके की होती है, एक होती है वॉलंटरी, दूसरी होती है कंपलसरी। वॉलंटरी जहाँ पर कंपनी खुद अप्लाई करती है कि आप मेरे शेयर्स डीलिस्ट कर दो, दूसरी होती है कंपलसरी जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज आपको ऑर्डर दे देता है कि भाई तेरे पास चॉइस नहीं है, तेरे को डीलिस्ट करना ही है तेरे शेयर्स, बिकॉज तूने डिफॉल्ट की है, लिस्टिंग फीस पे नहीं की है, नॉन कंप्लायंसेस हैं, जो भी रीजंस हो। अच्छा, फिर वॉलंटरी में हमने 2 पढ़ा था, एक जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, दूसरी जिसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है ना। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब नहीं देनी, जैसे 2 एक्सचेंजेस है, NSE एंड BSE। सपोज आपने अपने शेयर्स को BSE से डीलिस्ट किया, बट दे कंटिन्यू टू बी लिस्टेड एट NSE, तो एग्जिट ऑफर नहीं देना है। सिर्फ क्या होगा, BSE के जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे शेयर्स माइग्रेट हो जाते हैं टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बस ये इतना सा उसके अंदर चेंज था, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये कब, जब आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। सेकंड जो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ा था, वो इसका था कि व्हेन एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज टू बी गिवन, राइट। सो उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, वो आपने पढ़ा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल मतलब 2/3 है ना, वहाँ पे 3/4 नहीं है, 2/3 है। तो पूरा प्रोसीजर वॉलंटरी डीलिस्टिंग का सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो आपको एज इट इज़ पढ़ना है। जो भी स्टडी मटेरियल से आप पढ़ते हैं सबको सब सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ उसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया है, विच इज़ ड्यू डिलिजेंस बाय मर्चेंट बैंकर। तो बस ये एडिशन वाला पार्ट हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है। सो जो आपने डीलिस्टिंग का प्रोसेस पढ़ा है वो सेम है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कारण वो लिखूंगा तो 5-6 पेज का हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा है, राइट। वो सेम है, उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ऐड क्या करना है, जो ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट है वो उसके अंदर एडिशनली आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। सो अब ये देख लेते हैं एडिशन वाला पार्ट क्या नाउ। अच्छा, ये ड्यू डिलिजेंस क्या है, कौन करेगा, किस स्टेज पे करेगा। जैसे आप स्टेप्स अगर देखें
सो हम लोगों ने सबसे पहली स्टेप आप ये पढ़ते हैं कि भाई यू हैव टू होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, है ना। अब जब आपने बोर्ड मीटिंग की डेट डिसाइड की तो एलओडीआर के हिसाब से उसका डिस्क्लोजर आपको एडवांस में देना पड़ता है, सिंस दिस इज अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सो हम लोग एक्सचेंज को एडवांस में इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में आप डी लिस्टिंग का प्रपोजल कंसिडर करने वाले हो। फिर आपने बोर्ड मीटिंग होल्ड की एंड फिर जो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग है, मतलब क्या डिसीजन हुआ कि बोर्ड ने डी लिस्टिंग अप्रूव की है या डिसअप्रूव कर दी है, तो वापस से इसका इंटीमेशन आप स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट है, फिर नोटिस देते हैं जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग होल्ड करते हैं, फिर से वापस पब्लिक अनाउंसमेंट, रिक्वायरमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वो स्टेप्स फिर आपकी चलती रहती है। अब एडिशनली आपको क्या करना है समझना ज़रा। इनका ये कहना है कि भाई जब भी डायरेक्टर्स डी लिस्टिंग का प्रपोजल अप्रूव करते हैं, सो उस डी लिस्टिंग का प्रपोजल अप्रूव करने के पहले व्हाट यू शुड डू, यू शुड अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। वो मर्चेंट बैंकर आपका ड्यू डिलिजेंस करेगा, कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करेगा। व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? ड्यू डिलिजेंस इज नथिंग बट चेकिंग, वेरिफिकेशन कि भाई डी लिस्टिंग जो आप कर रहे हो दिस इज एज पर रेगुलेशंस, राइट, आपने सब कुछ बराबर किया है। अच्छा, डीडी का सी मेन पर्पस क्या होता है, जब आप लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी सेबी के पास फाइल करोगे, सो प्रैक्टिकली फॉर एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना, समझना, अप्रूव करना, उसकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो सेबी ने क्या किया, अपना पावर डेलीगेट कर दिया मर्चेंट बैंकर्स को। इन दिस साइड जब आप किसी कंपनी की एप्लीकेशन लेकर मेरे पास आते हो तो यू मेक श्योर दैट आपने उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो आपने सब वेरीफाई कर लिया, दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। और अगर कल से कोई डिफॉल्ट हो जाती है, सो सेबी किसको लायबल बना देगा? मर्चेंट बैंकर को लायबल बना देगा। सो इन शॉर्ट जो उनका ऑब्लिगेशन था उन्होंने पास ऑन कर दिया टू मर्चेंट बैंकर्स। सो अब इस प्रोसीजर में क्या चेंज है, इनका क्या कहना है कि भाई जब आप ये बोर्ड मीटिंग में डी लिस्टिंग का प्रपोजल अप्रूव करोगे, सो उस अप्रूवल के पहले आपने ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और ड्यू डिलिजेंस कौन करेगा? इट विल बी डन बाय द मर्चेंट बैंकर। वो बस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। चेक करते हैं। प्रायर टू ग्रांटिंग अप्रूवल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल, अच्छा सबसे पहले ये लोग, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना, डी लिस्टिंग में शेयर्स कंपनी खरीदती है, हमेशा ध्यान रखना। बायबैक में शेयर्स कंपनी खरीदती है, डी लिस्टिंग में शेयर्स प्रमोटर्स खरीदते हैं, राइट। या जो भी लार्ज शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो खरीदते हैं, वैसे प्रमोटर्स ही होते हैं वो मोस्टली। सो पहला ये क्या बोल रहे हैं कि दैट द प्रमोटर्स अक्वायरर्स हैव प्रपोज्ड टू डीलिस्ट द कंपनी, कारण प्रमोटर्स को वो शेयर्स खरीदना है। तो प्रपोजल किसकी तरफ से आया है? प्रमोटर्स की तरफ से। आपने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया। अच्छा, और इनका क्या कहना है कि पिछले 2 साल की आपकी बोर्ड मीटिंग है। से फॉर एग्जांपल आपकी बोर्ड मीटिंग इज़ ऑन 25 ऑफ अप्रैल 2020, इस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग है। सो इस डेट से 2 ईयर्स प्रायर, ठीक है, मतलब ये हो गई आपकी 26 अप्रैल 2018। इन 2 सालों में जो भी कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या क्या ट्रेड किया है, ये डिटेल्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसका मेन पर्पस बस ये होता है कि भाई मतलब पता चल जाए कि आप कब से कंपनी की इक्विटी धीरे धीरे अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो। सो टॉप 25 शेयर होल्डर्स की पिछले 2 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री, 2 साल कब से कंसिडर करना है आपको? जिस दिन आपने बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल अप्रूव किया है। एंड यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू मर्चेंट बैंकर, ठीक है। अच्छा, अब बोर्ड ये बोल रहे हैं कि भाई बोर्ड ये सर्टिफाई करेगा, जैसे ही ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होता है बोर्ड सर्टिफाई करेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स और जितने भी टेक ओवर रेगुलेशंस हैं या डी लिस्टिंग रेगुलेशंस हैं वो सब के सब आपने कंप्लाई किए हैं। एंड दिस डी लिस्टिंग इज इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एट लार्ज। ये कौन सर्टिफाई करेगा? दिस विल बी सर्टिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप ये आपको रेड का मतलब अभी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नीचे ठीक है कंप्लायंस पॉइंट आपको दिया हुआ है कि भाई मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करेगा और उस ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पे मर्चेंट बैंकर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा किसको? कंपनी को। ये इंश्योर करने के लिए कि 2 साल मतलब बोर्ड मीटिंग के अप्रूवल से 2 साल के अंदर 2 साल प्रायर आपने जो भी एक्विजिशंस किए हैं वो सब के सब रेगुलेशंस के हिसाब से, फिर वो डी लिस्टिंग के हिसाब से या फिर टेक ओवर रेगुलेशंस के हिसाब से, जो भी प्रमोटर है एक्वायरर उन्होंने कोई भी एग्जिस्टिंग लॉज प्रोविजंस ब्रीच नहीं किए। ऐसा सर्टिफिकेशन कौन देगा? मर्चेंट बैंकर देगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी बेसिस पे सर्टिफाई करके एक्सचेंज के पास एक सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई एवरीथिंग इज एज पर लॉ, एज पर कंप्लायंसेस। ये आपको एक पार्ट ऐड करना है। अच्छा, 2 छोटे से पॉइंट्स इसमें और ऐड किए। ऑफकोर्स पहला, प्रमोटर नॉट टू सेल शेयर्स। ऑब्वियसली डी लिस्टिंग में शेयर्स खरीदता कौन है? प्रमोटर्स। सो इनका क्या कहना है? बोर्ड मीटिंग में जिस दिन आपने अप्रूव किया
उस दिन से लेकर जब तक डीलिस्टिंग कंप्लीट ना हो प्रमोटर्स अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। प्रमोटर्स को सिर्फ अक्वायर करना है, दे आर नॉट अलाउड टू सेल। कब से? बोर्ड मीटिंग में आपने डीलिस्टिंग का प्रपोजल अप्रूव किया, उस डेट से लेकर जब तक डीलिस्टिंग आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक कोई भी शेयर्स प्रमोटर सेल नहीं कर सकते। वो यहाँ पर दिया है काउंटर ऑफर। अच्छा, जैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस हम लोगों ने समझा है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है कि आपको एक प्राइस बैंड दिया होता है, प्राइस बैंड से आप प्राइस डिस्कवरी करते हो। से फॉर एग्जांपल द प्राइस बैंड इज से 280 टू 310, ठीक है, ये प्राइस बैंड आपने दिया। अब ऑब्वियसली एज अ शेयर होल्डर वो चाहेगा कि भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले। सो लेट्स से प्राइस डिस्कवरी में आया 310 रुपये पे, शेयर होल्डर्स जितने शेयर्स प्रमोटर्स को खरीदना है उनको 90 के ऊपर 90 से ज़्यादा खरीदना पड़ता है, सो 310 पे रेडी है। अब प्रमोटर को ऐसा लग रहा है 310 बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है, सो उसको नहीं पे करना है। सो इनका क्या कहना है कि जैसे ही प्राइस डिस्कवरी होती है उससे 2 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन? 2 दिन के अंदर अंदर ही कैन मेक अ काउंटर ऑफर। वो बोल सकता है कि मेरे को 310 में नहीं खरीदना है, मेरे को शेयर्स 290 में ही खरीदना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कितने दिन में? 2 डेज। कब से 2 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ प्राइस डिस्कवरी आप काउंटर ऑफर दे सकते हो। किसको दोगे? ऑब्वियसली सारे के सारे शेयर होल्डर्स को काउंटर ऑफर दोगे। बस आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप प्राइस कम करते हो, सी ऑब्वियसली अगर मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ और मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ तो मैं ज़्यादा प्राइस नहीं बोलूँगा, मैं कम प्राइस ही बोलूँगा, कारण मुझे पैसा देना है, शेयर्स खरीद के पैसा देना है। तो इनका ये कहना है कि अगर आप प्राइस कम भी करते हो तो इट कैन नॉट बी लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। सो इस प्रेजेंट केस में से फॉर एग्जांपल इफ द बुक वैल्यू इज 300 रुपीज़ और डिस्कवरी कितनी आई 310 की, प्रमोटर का प्रपोजल कितना है 290 का, सो दिस इज नॉट अलाउड। वाई? क्योंकि इट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। एंड लेट्स से इफ द बुक वैल्यू वाज 150 रुपीज़ तो फिर 290 ठीक था, फिर 290 में कोई दिक्कत नहीं थी। इस काउंटर ऑफर है ना, बहुत सिंपल से चेंजेस आए हैं। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स। अच्छा ना, म्यूचुअल फंड्स में क्या चेंजेस हैं ये देखते हैं, एक बार समझते हैं अच्छे से। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, ये सब पढ़ने याद करने वाली चीज़ें, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, है ना। आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना है ऐसा कुछ भी, सिर्फ आपको पढ़ते जाना है। तो ये किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया इन्होंने? एएमसी के लिए। सो ये थोड़ा एडिशंस वाला पार्ट है जिसमें इन्होंने एएमसी और ट्रस्टी के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस बताई है ना। सिर्फ रीड करना है, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, कुछ आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बस उसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है। सो फर्स्ट दे सेइंग AMC हैज़ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस इन ट्रांजैक्शंस, मतलब उसका बिजनेस रेपुटेशन अच्छा है। इट्स अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, है ना। इंडिविजुअल की हम लोग बात नहीं करें, फिट एंड प्रॉपर मतलब फाइनेंशियली फिट, राइट, एंड एलिजिबल, पास में कोई डिफॉल्ट नॉन कंप्लायंसेस नहीं है। इज़ अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिर जो डायरेक्टर्स हैं AMC के, उनका ये बोल रहे हैं कि उनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है टू कैरी आउट म्यूचुअल फंड और AMC एक्टिविटीज़। तो पहला रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस इंटेग्रिटी, सेकंड इट इज़ अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, थर्ड डायरेक्टर से प्रायर एक्सपीरियंस, फोर्थ जो उसके KMPs हैं, की मैनेजरल पर्सनल है, वो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एन एक्ट ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, इकोनॉमिक ऑफेंस और एनी ऑफ द दिस थिंग ब्रीचेस, सिक्योरिटीज़ लॉस का कोई पास में डिफॉल्ट नहीं है ना। ये बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, जहाँ पर भी आप एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं मोर और लेस सेम ही पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद दे सेइंग, ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AMC हैज़ एट लीस्ट 50% डायरेक्टर्स who are not associates or associated in any manner with the sponsor or the or any of the subsidiaries of the trustees, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट कितने? 50%, जो किसी भी तरीके से ट्रस्टीज़ या स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब कौन होता है? प्रमोटर, है ना। स्पॉन्सर मतलब कौन होता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर, उसके ट्रस्टीज़ या उसकी सब्सिडीज़ किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है। कितने ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं आपके बोर्ड पर? 50। जो AMC का चेयरमैन है, बोर्ड का जो चेयरमैन है, AMC कंपनी का जो चेयरमैन है, इज़ नॉट ए ट्रस्टी, ट्रस्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट मतलब इन शॉर्ट अगेन। एंड AMC की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़। बहुत जनरल सिंपल से पॉइंट्स है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ट्रस्टी को लेकर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई ट्रस्टी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है ना। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई फर्म भी। ट्रस्टी का मेन पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द यूनिट होल्डर्स, मतलब सारे सिक्योरिटी होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स जो फंड के हैं, उनका ध्यान रखना कि उन्हें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर उनकी NAVs दे आर प्रॉपरली वैल्यूड और उन्हें प्रॉपर रिटर्न्स मिल रहे हैं। चेक करो, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। ही इज़ अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, इंडिविजुअल अगर है तो। ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, कोई डिफॉल्ट नहीं पास में। नो इकोनॉमिक ऑफेंस और वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, जैसे आपने ऊपर AMC के लिए पढ़ा, सेम यहाँ पर भी वही है।
है ना, ये देखो ज़रा, नो AMC और नो डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ AMC शेल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब AMC का डायरेक्टर KMP और आपके ट्रस्टीज़ के डायरेक्टर KMP, अगर ट्रस्टी कंपनी है तो वो दोनों के दोनों अलग होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। कितने ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए? जैसे ही 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी तरीके से, फंड से, प्रमोटर्स से, स्पॉन्सर से, AMC, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कितने? 2/3। बस आई थिंक ये इतने से पॉइंट्स है इसके अंदर। तो पहला आपने क्या पढ़ा? एलिजिबिलिटी पढ़ी है किसकी? AMC की। बाद में आपने ट्रस्टी की एलिजिबिलिटी पढ़ी। थर्ड SIP। आई थिंक SIP बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे क्या होता है म्यूचुअल फंड, ये खैर मैं रेगुलर बैचेस में डिस्कस करता हूँ, अगर आपको ये और डिटेल में पढ़ना तो आई थिंक ये भी SK चैनल पे आपको मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड का पूरा टॉपिक है। म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपसे 10,000 रुपये ले लेता है एक ही बार में। अब कोई सपोज़ एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन है जिसकी लेट्स से मंथली सैलरी 10,000 रुपये आती है, तो वो 10,000 रुपये पूरे एक साथ तो नहीं दे सकता, तो इंस्टेड ऑफ, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करता है? म्यूचुअल फंड की जगह SIP खरीद लेता है। तो SIP में फंड क्या बोलता है उसको कि भाई तू मेरे को 10,000 रुपये एक साथ मत दे, तू मेरे को 1,000 रुपीज़ पर मंथ दे, और वो मंथली बेसिस पे आपसे पैसा लेता रहता है। अब आप ये SIP कितने भी, जितना फंड का टर्म है, से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टर्म बताया ही नहीं, तो आपने एक लाइफ टाइम वाली SIP ले ली, हर महीने 1,000 रुपये आप देते जा रहे हो, तो आपको रिटर्न्स उसके हिसाब से मिलते जाते हैं, जितना आपका पैसा अक्यूमुलेट होता जाता है उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। इस एन SIP। तो म्यूचुअल फंड लमसम पूरा पैसा एक साथ ले लेता है, SIP वही पैसा आपसे इंस्टॉलमेंट्स में लेता है, टुकड़ों में लेता है। सो दैट्स ऑल, म्यूचुअल फंड से इतने ही चेंजेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं। LODR में काफ़ी चेंजेस हैं, इसमें केसेस हैं, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग इसे पार्ट 2 वाले सेशन में कवर करेंगे। अभी जो मैं आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पहले कवर कर लेता हूँ। LODR और इनसाइडर ट्रेडिंग ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, है ना, बिकॉज इतना सारा आप एक साथ रजिस्टर नहीं कर पाओगे। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप पार्ट 1 देखें, ये सब अपने नोट्स में आप चेंजेस करें और उसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लें, सो दैट इट एक्चुअली हेल्प्स एंड यू रिटेन इट। ठीक है, सो LODR मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। सो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना है। अच्छा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं किसी चैप्टर से, हाँ, मतलब आप जब एक बार वीडियो देख लोगे उसके बाद अगर आप रेगुलरली भी पढ़ रहे हो इसके साथ ही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें बिल्कुल बिंदास कर सकते हो। तो जो मैं बोल रहा था, ये 2 केस स्टडीज़ है, ये हमको डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी मिस्ड, ये पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि एग्जाम में दोनों में से एक आध आएगी, एक केस स्टडी है ना, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर चलिए आगे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और इंटरमीडियरीज आपके सेक्शन B के चैप्टर्स है ना। और जैसा हम लोग जानते हैं सेक्शन B काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 ही चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज 30 मार्क्स का है। तो वैसे देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, इनफैक्ट मच इंपॉर्टेंट देन ICDR ऑल्सो, बिकॉज ICDR पार्ट 1 में है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एक्चुअली पार्ट 2 में है। चलो, सो इसमें क्या चेंजेस हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, सबसे पहला चेंज है इसमें FPI की डेफिनेशन इन्होंने चेंज की है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नाउ पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। सी, ये हम लोगों ने खैर रेगुलर लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 रूट से इंडिया में आता है। ठीक, एक जिसे हम बोलते हैं FDI रूट, दूसरा जिसे हम बोलते हैं PIS रूट। पहला FDI रूट से आता है, दूसरा PIS रूट से आता है। FDI इज बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड PIS इज एसेंशियली पोर्टफोलियो रूट, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बोलते हैं उसको। डिफरेंस क्या है दोनों में? सी, जितने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं वो आते हैं FDI रूट से, और जहाँ पर मेरा पर्पस इन्वेस्टमेंट्स का सिर्फ कैपिटल गेन्स होता है, राइट। व्हाट इज़ कैपिटल गेन? कि से फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एंटिटी, से फॉर एग्जांपल डॉइशे, सो डॉइशे कम्स टू इंडिया एंड उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि RIL और जियो की अभी जो डील हुई है इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, जिससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, लेट्स से 1400 रुपीज़ इट हैज़ बॉट शेयर्स ऑफ RIL
एंड कल जब RIL का प्राइस बढ़ के 2000 रुपये हो जाएगा, सो इन्होंने 600 रुपये पर शेयर कमा लिया, राइट, 600 पर शेयर इज़ द प्रॉफिट, दिल सेल द शेयर्स। तो अब ये जो प्रॉफिट हुआ है इसे बेसिकली हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं, शेयर्स बढ़ने पर जो गेन होता है। ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं आपके PIS रूट से, जहाँ पर मेरा इंटेंशन कंट्रोल या एक्विजिशन का मतलब कंट्रोल या कंपनी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसी को मैं अभी ये फेसबुक और RIL वाली डील से कनेक्ट करता हूँ। से फेसबुक हैड्स बॉट शेयर्स ऑफ RIL। नाउ RIL मतलब इन्होंने जियो इन्फोकॉम के शेयर्स खरीदे हैं, है ना, विच इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RIL। नाउ जियो इज़ इनटू रिटेल ई-कॉमर्स में है ये लोग, है ना, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट क्या चेक करती है कि क्या एक फेसबुक इज़ एन अमेरिकन कंपनी, सो क्या एक अमेरिकन कंपनी किसी इंडियन डिजिटल ई-कॉमर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। सिंपल, जैसे वॉलमार्ट हैज़ बॉट द शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, लाइकवाइज ऐसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या। तो इसके लिए लिमिट्स दी हुई है, लिमिट्स को हम लोग FDI बोलते हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जहाँ पर मेरा इंटेंशन सिर्फ शेयर्स खरीद के बेचना नहीं है प्रॉफिट पर, मेरा इंटेंशन कोई बिजनेस एक्टिविटी करना है, उसे हम बोलते हैं FDI रूट। सो जितना भी पैसा आता है इंडिया में वो आता है या तो FDI रूट से या फिर PIS रूट से, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं FPI। FPI इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। सो यहाँ पर ना आपको FPI की कैटेगरीज दी हुई है। पहले 3 कैटेगरीज होती थी FPIs की, उसको अब इन्होंने रिड्यूस करके 2 कैटेगरीज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँ, ये आपको रीड करना पड़ेगा बिकॉज मैं याद नहीं करवा पाऊँगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बट मेजरली आप ये ध्यान रखें, कैटेगरी 1 में जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं, जिसे कोई फॉरेन रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, या गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, या फिर थर्ड ये पॉइंट 4 पढ़ना, एंटिटीज़ फ्रॉम द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंट्रीज़। FATF कंट्रीज़ मतलब जो ये PMLA के लिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जितनी भी कंट्रीज़ ने पैक्ट साइन किए, राइट, जो भी FATF की मेंबर्स हैं उन सभी कंट्रीज़ की एंटिटीज़, राइट, वो सब कैटेगरी 1 में आती है। तो ये आपका जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सब कैटेगरी 1 FPIs हैं, है ना। यार ये अभी मैं पढ़ूंगा ना तो आपको नींद आ जाएगी जेन्युइनली, सो ये आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा एफर्ट्स लेके, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाँ ये चेंज है। और ये दूसरी कैटेगरी 2, तो कैटेगरी 2 इन्होंने सिंपल बोला जो कैटेगरी 1 में फॉल नहीं करते वो सब कैटेगरी 2 में आ जाती है, ठीक है। सो पहले 3 कैटेगरीज होती थी, अब उसे इन्होंने रिड्यूस करके 2 कैटेगरीज कर दिया। कैटेगरी 1 इज़ मोस्टली गवर्नमेंटल, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑल ऑफ देम आर गवर्नमेंटल, बट मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है। कैटेगरी 2 जो कैटेगरी 1 में फॉल ना करे वो सब कैटेगरी 2 में आती है, ठीक है। ये एक चेंज है। अच्छा, पेंशन हम सभी लोग जानते हैं, है ना, पेंशन फंड क्या होता है। आप पेंशन बेसिकली इससे रिटायरल बेनिफिट जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। इसमें सिर्फ जो चेंज वाला पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब सेम है। पेंशन हम लोगों ने पढ़ा है 2 सेक्टर्स में आती है, एक फॉर्मल सेक्टर पेंशन होती है, इनफॉर्मल सेक्टर पेंशन होती है। तो बस ये इनफॉर्मल सेक्टर पेंशन इन्होंने अभी ऐड कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल सेक्टर पेंशन सेम है, तो जो भी ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, राइट, रिटायरमेंट के बाद, वो सब फॉर्मल सेक्टर पेंशन में आती है। और जितने भी अभी ये देखना छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं, होम बेस्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कॉबलर्स, रैग पिकर्स, रिक्शा पुलर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अमंग अदर, ये सब के सब इनफॉर्मल है। मतलब जो अनरेगुलेटेड है वो सब के सब किस में आते हैं, इनफॉर्मल पेंशन है ना। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का पार्ट है इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर पेंशंस। बस इतना सा इसके अंदर इन्होंने ऐड किया, ठीक है। आई होप ये काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आपको ये जो चेंजेस हैं। यार एक्चुअली ये दिखते बहुत सिंपल हैं, बट ट्रस्ट में बनाने में ना मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि इसके लिए पूरा मॉड्यूल पढ़ना पड़ा और वो चेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सारी हार्ड कॉपीज़ मेरे मॉड्यूल की वो भी सब ऑफिस में रखी हुई थी इन दिस लॉकडाउन हैपेंड। सो यू नो लैपटॉप की स्क्रीन पे इनफैक्ट 2 लैपटॉप्स मैंने सामने रखे एंड एक पे जुलाई 2019 का मॉड्यूल है, एक में फेब 2020 का मॉड्यूल है। वो दोनों कंपेयर किए पेज बाय पेज और उससे ये सब चेंजेस आइडेंटिफाई किए। सो बहुत टाइम लग गया उसमें। चलिए आगे देखते हैं। शेयर्स विद DVRs। अच्छा, ये सेम चेंज कंपनी लॉ में भी एप्लीकेबल है, हम लोगों ने उसके भी अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर पहले DVR की लिमिट होती थी 26% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, है ना। पहले लिमिट कितनी थी, 26% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। इसको इन्होंने हटाकर अब कर दिया 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
और जब आप ये 74 काउंट करते हो तो इसमें आपने क्या एक्सक्लूड करना है, आपने सॉरी एक्सक्लूड क्या, आपने ये जो DVR इशू वाली शेयर्स हैं ये उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, है ना। सो इन शॉर्ट 26% ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दिया कि आपको इक्विटी नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ वो इक्विटी कंसिडर करना है जिसके ऊपर वोटिंग है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स आते हैं तो आंसर इज येस, राइट, वो भी आएगा। तो 74 में DVR इशू को भी आपको इंक्लूड करना है और 26 की जगह लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, 74। पहले वर्ड इक्विटी यूज़ करते थे, अब वर्ड क्या यूज़ करें, वोटिंग पावर। अच्छा, अब पहले इसमें ना एक कंडीशन होती थी कि उस कंपनी का पिछले 3 सालों का प्रॉफिटेबल मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब पिछले 3 सालों में उसने डिविडेंड पे किया है। ये कंडीशन अब इन्होंने हटा दी है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड पे किया हो, अगर वो कंडीशन नहीं है तो भी आप DVR इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ चेंज वाला पार्ट मैंने इसमें हाईलाइट किया, बाकी जितनी भी कंडीशंस थी वो सबके सब सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 7 कंडीशंस थी, उसमें से एक कंडीशन हटा दी है और 26% ऑफ पेड अप इक्विटी की जगह अब इन्होंने 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर कर दिया। ठीक है, ये इतना सा चेंज है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें ऐड किया है, मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 4-5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। सिक्योरिटीज़ की प्रैक्टिक क्वेश्चन पेपर में हर बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सो दैट वे दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब क्या है इसमें ये एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, FCCBs क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। FCCBs फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, है ना। जैसे अपने यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब से 5 साल का टर्म है, 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि या तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे या फिर रिडीम कर लेंगे। OCD जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर 5 साल के बाद ये डिसाइड करता है कि इसको इक्विटी में कन्वर्ट करना है या फिर उसे रिडीम करना है। अच्छा, भाई कॉमन सेंस की बात है, मैं कब कन्वर्ट करूंगा कब रिडीम करूंगा, कि उस दिन का प्राइस 5 साल के बाद का अगर इक्विटी का प्राइस ज़्यादा है तो मैं रिडीम कर लूँगा, कारण मेरे को कम शेयर्स मिलेंगे, और अगर प्राइस कम है तो मैं उसे कन्वर्ट कर लूँगा, कारण मुझे ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे, है ना। बस उसका यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, समझते हैं। देखो ज़रा, सो दे सेइंग सपोज अ कंपनी A इशूज़ बॉन्ड्स विथ फॉलोइंग टर्म्स। इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज़ 1000 रुपीज़, तो बॉन्ड कितने का है, 1000 रुपये का है। कूपन रेट इज़ इंटरेस्ट रेट 2% उस पर मिलता है। मेचोरिटी इज़ 2 ईयर्स, 2 साल उसका टर्म है। कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स एट ₹800 पर शेयर, राइट। अच्छा, आगे देखो, ना सपोज एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब्स टू 4 ऑफ दीज बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स खरीद रहा है, 4। एक बॉन्ड कितने का है, 1000 रुपये का। 4 बॉन्ड्स कितने के हो गए, 4000 रुपये के, है ना। ये उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। नाउ कन्वर्ट 2 साल के बाद होगा, टर्म कितना है, मेचोरिटी 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कन्वर्ट होगा, और जब 2 साल के बाद कन्वर्ट होगा तो कितने पे कन्वर्ट होगा, 800 रुपये। मतलब इन शॉर्ट उसको कितने इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, 5 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 800 रुपये कन्वर्जन प्राइस है, ये आपको आज ही पता चल गई। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, उस दिन के बाद का प्राइस मैं आज तो नहीं बता सकता हूँ कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी से ₹800, मतलब मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्राइस पे मैं कन्वर्ट करूंगा ना। हो सकता है 2 साल के बाद इसकी प्राइस 500 रुपये हो या इसकी प्राइस 1000 रुपये हो। ठीक है, अब अगर इसकी प्राइस 500 रुपये है, राइट, तो 4000 डिवाइड बाय 500, मतलब मेरे को 8 शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर इसकी प्राइस 1000 है तो 4000 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब मेरे को यहाँ पर 4 ही शेयर्स मिलेंगे। सो सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है आपको, कि अगर उस मतलब आफ्टर 2 ईयर्स मेचोरिटी के बाद अगर उसकी प्राइस कम है तो ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है तो आपको कम शेयर्स मिलेंगे। तो किस में फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा है। तो इसमें वो क्या करेगा, इन्वेस्टर ही विल कन्वर्ट, और जब उसको शेयर्स कम मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, ही विल रिडीम। सिंपल है ना। मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही नहीं था पुराने मॉड्यूल में, इन्होंने बस इस बार ये एक एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दिया। सो ये प्लीज़ एक बार लिख लीजिएगा,
अगर आपने नहीं लिखा तो मे बी यू कैन पॉज दिस वीडियो एट दिस पॉइंट और आप ये नोट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में बस ये इतने से चेंजेस थे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटीज़ मार्केट इंटरमीडियरीज। हाँ यार, ये थोड़ा सा एक मेहनत करने वाला चैप्टर है। वाई एम सेइंग मेहनत करने वाला चैप्टर, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या है इसमें अब? सी, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं। तो इंटरमीडियरीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे RTA STA क्या करता है? सो RTA STA हम सभी लोग जानते हैं कि RTA प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी, STA इज अ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी। तो जो फर्स्ट टाइम IPO के बाद कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में एंट्री करता है कि भाई कंपनी ने किस किस को शेयर्स अलॉट किए हैं, वो सारा काम रजिस्ट्रार का होता है। सो एप्लीकेशन कलेक्ट करना, अलॉटमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करना है, एंटरिंग द नेम्स इन द रजिस्टर्स, ये सब काम रजिस्ट्रार का होता है। एक्सेस में जो पैसा आएगा वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई आप रिफंड कर दो। तो लिस्ट बनाना कि किसको कितना रिफंड करना है, इस RTA। एक बार कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो गए, उसके बाद लोग बाय सेल करेंगे। तो जिसने सेल किया उसका नाम हटाना है, जिसने बाय किया उसका नाम एंटर करना। ये काम शेयर ट्रांसफर एजेंट का इज़ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RTA STA। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उनके जनरल ऑब्लिगेशंस आपको बता दिए। ये सभी इंटरमीडियरीज के लिए उन्होंने ऐड किया है। अब अगर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने बैठूंगा जो काफ़ी सिंपल है, अगर इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती मैं 100% आपको एक एक वर्ड समझाता। बड़ी जनरल कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है, एक बार चेक करते हैं। अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, कॉमन सेंस। नॉट टू एक्ट एज रजिस्ट्रार फॉर एनी ऑफ सिक्योरिटीज इन विच इज एन एसोसिएट मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड, हिल कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। फोर्थ, प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। कितने सालों के लिए? 3 सालों तक सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर। जनरल से पॉइंट्स हैं। ऐसे जनरल ऑब्लिगेशंस आपको सारे के सारे इंटरमीडियरीज के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। ये ऐड करना है, ये रीड करना है आपको अच्छे से। अच्छा, मेरे हिसाब से व्हाट आई परसीव, इस बार क्योंकि इन्होंने इतना स्पेसिफिकली इसमें ऐड किया है, ये आने ही चाहिए, एक ना एक आएगा। मेरा इंट्यूशन है, जो मेरा लॉजिक बोलता है। अगर मैं भी शायद पेपर सेट कर रहा होता तो इसमें एक का पक्का पूछता ही पूछता आपसे। कॉमन सेंस है, अगर आपको सबका फंक्शन बहुत अच्छे से पता है तो आई थिंक ये पढ़ना बहुत ईजी है, फिर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। सो RTA STA ऑब्लिगेशंस। अंडरराइटर कौन होता है? जो अनसब्सक्राइब पोर्शन पब्लिक इशू का सब्सक्राइब करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि 10% तक की अंडरराइटिंग हो सकती है ना, जो भी इशू साइज उसका 10% अंडरराइटर अंडरराइट कर सकता है। ये उसकी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, मैक्सिमम पॉइंट्स इसके सेम ही है। आप एक किसी के पढ़ लोगे ना तो मोर और लेस वो सेम ही आपको लगेंगे दूसरी इंटरमीडियरीज में। बैंकर, RTA एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करता है, बैंकर पैसा कलेक्ट करता है। तो एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट करना है, अलॉटमेंट का पैसा कलेक्ट करना है, रिफंड करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, उसके बाद इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है आफ्टर लिस्टिंग। वो सब काम कौन करेगा? बैंकर। स्टॉक ब्रोकर हम सभी लोग जानते हैं, ही इज़ अ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बाइंग सेलिंग होती है, वो सब कौन करता है? स्टॉक ब्रोकर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है? जो आपके बिहाफ पे पोर्टफोलियो मैनेज करता है। मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता है कि भाई कौन सी सिक्योरिटीज़ किस पॉइंट पे खरीदनी, कब बेचनी है, तो आपने पूरा पैसा उठाकर किसको दे दिया? पोर्टफोलियो मैनेजर को दे दिया। पोर्टफोलियो मैनेजर अब आपके बिहाफ पर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेक करता है ना। सो हिल बाय एंड सेल इट ऑन योर बिहाफ, इज द रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही होता है। म्यूचुअल फंड सभी इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्ट करता है। पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बहुत स्पेसिफिक पर्सनलाइज सर्विसेज देता है, आपकी नीड्स के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है ना। इज बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजर। आपने पढ़ा है डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है, नेटवर्थ। उसकी पुरानी नेटवर्थ कितनी थी? 2 करोड़। नाउ दैट हैज़ बीन चेंज्ड एंड इट हैज़ बीन रिवाइज टू 5 करोड़, है ना। सो 2 जगह नेटवर्थ का चेंज है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सो 2 करोड़ की जगह आप कितनी हो गई है? 5 करोड़। कस्टोडियन है। कस्टोडियन कौन होता है? जिसके पास आप अपनी सिक्योरिटीज़ की कस्टडी रख सकते हो वॉल्ट में, इज बेसिकली आ कस्टोडियन। तो कस्टडी में लेता है सिक्योरिटीज़, क्लाइंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उनके बिहाफ पे सारे बेनिफिट्स कलेक्ट करता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, वारंट वगैरह सब कलेक्ट करेगा, डिपॉजिट करता है क्लाइंट के अकाउंट में, और उसके बेसिस पे क्लाइंट को रिपोर्ट देता है कि उसके पास कौन सी सिक्योरिटीज़ पे क्या रिटर्न्स मिले। इस कस्टोडियन।
इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कोई भी हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं भी जब बहुत बार ज्ञान देता हूँ ना आपको स्क्रीन पे कि यू शुड बाय दिस शेयर, यू शुड सेल दी शेयर्स, ये वो सब, तो इवन आई कैन बी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। तो बस इनका ऐसा कहना है कि हर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को सेबी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी है, इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे CA, CMA, एडवोकेट, MBS फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिकग्नाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्हें इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हैं, पेंशन फंड एडवाइज़र्स हैं, प्रोविडेंट फंड एडवाइज़र्स हैं, इन्हें ये लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं, उसके बिना भी ये लोग एडवाइस कर सकते हैं, हर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स। तो ये सब उनका ऑब्लिगेशन दिया हुआ है। रिसर्च एनालिस्ट, मैं बोलता हूँ हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट एनालिस्ट होते हैं, मतलब ये इंटरमीडियरीज होते हैं, दे एक्चुअली लुक एट द टेक्निकल्स, चार्ट्स देखते हैं कंपनी के और उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करते हैं कौन सा स्टॉक कब खरीदना बेचना चाहिए, उनके ऑब्लिगेशंस है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, पब्लिक इशू में पहले कंपलसरी होती थी, अब ऑप्शनल कर दिया। सो रेटिंग एजेंसी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती है, कंपनी को नहीं, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती है कि भाई ऑन 5 उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और उसके बेसिस पे ये ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इज़ द जॉब ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें एक और चेंज है कि भाई इसकी शिट यार, इसमें थोड़ी सी ना एक गलती हो गई यार, ये प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा। ये 5 करोड़ की जगह कितनी है, 25 करोड़ है। प्लीज़ मेक इट 25, इट इज़ नॉट 55 करोड़, जस्ट मेक इट 25 करोड़, ठीक है। सो नेटवर्थ रेटिंग एजेंसी की पहले 5 करोड़ होती थी, अब कितनी हो गई है, 25 करोड़ है। सॉरी हाँ, ये आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर हो गया, 55 करोड़ नहीं, इट इज़ 25 करोड़। डन। तो ये आपके इंटरमीडिएट वाले चैप्टर से था एक। चलो आगे देखते हैं। ओम्बड्समैन, फिर आई थिंक ये एक टॉपिक हम लोग ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद अपने 2 टॉपिक्स और रहेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग, LODR, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है। आई थिंक बहुत सिंपल से चेंजेस है ओम्बड्समैन में। अच्छा, ओम्बड्समैन कौन होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या एजेंसी के अगेंस्ट अगर आपको कोई एक्शन लेना हो तो यू कैन अप्रोच द ओम्बड्समैन। तो यहाँ पे इन्होंने अब आप ये पेन डाउन किया है कि कौन सी कंप्लेंट्स ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकती है, कौन सी एंटिटीज़ के अगेंस्ट आप ओम्बड्समैन के पास एप्लीकेशन नहीं ले सकते। ये एडिशंस है, ये एक्चुअली पहले नहीं था आपके मॉड्यूल में, अब इन्होंने रिसेंटली इसको ऐड कर दिया है ना। कंप्लेंट्स दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेबी, सेबी एक्ट, SCRA, डिपॉजिटरीज, है ना, वो सारे के सारे या फिर लिस्टेड कंपनीज, ऑब्वियसली ये सब किसके परव्यू में आते हैं, सेबी। तो जहाँ पर भी लिस्टेड कंपनीज कम्स इनटू पिक्चर या फिर अ कंपनी विच इज प्रपोज टू बी लिस्टेड, वो सब किसके परव्यू में, सेबी। आगे देखिए, मैटर्स नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लेंट्स इन स्कोर्स। स्कोर्स हम लोगों ने पढ़ा है, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक इन्वेस्टर या एक इंटरमीडियरी या फिर कोई इशूअर कंपनी किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, इस स्कोर्स। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी कंप्लेंट स्कोर्स के सामने नहीं जा सकती है, ठीक है। एक बार फटाफट जल्दी से 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। कंप्लेंट्स नॉट पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। अनोनिमस कंप्लेंट्स, मतलब बताया ही नहीं कि कंप्लेंट किसने फाइल की है, तो ऑब्वियसली आपके पर्टिकुलर्स आपको सबमिट करने पड़े होंगे। अनटिल अनलेस इट्स अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट। विसल ब्लोअर मतलब किसी कंपनी के बारे में अगर आपको पता चलता है कि भाई कोई गलत एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें, राइट, मिसकंडक्ट हो रही है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो वो आप फाइल कर सकते हो, बाकी अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। इनकम्प्लीट और अनस्पेसिफिक कंप्लेंट्स, जिसमें मटीरियलिटी आपने मतलब एक्सक्लूड कर दिया। एलिगेशंस विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना, अब मैंने बोल दिया कि भाई मुकेश अंबानी चोर है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बेसिस, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सजेशंस और सीकिंग गाइडेंस एक्सप्लेनेशन, है, जहाँ पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो कंप्लेंट नहीं होती है, यू लुकिंग फॉर सम क्लैरिटी। नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रेडिंग प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस किसी के हाथ में नहीं होता है, तो उसके लिए आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते हो। नॉन लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट ऑफर, तो जो प्राइवेटली प्लेस सिक्योरिटीज़ होती है उसकी अगर लिस्टिंग नहीं हुई तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्राइवेट अग्रीमेंट विद कंपनीज और इंटरमीडियरीज, है ना, मतलब विच इज़ ऑफ द रिकॉर्ड, अगर आपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उसके लिए सेबी जिम्मेदार नहीं है। मैटर्स इन्वॉल्विंग फेक और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ऑब्वियसली। कंप्लेंट्स ऑन मैटर्स नॉट इन सेबी परव्यू, जो लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड नहीं है, सेबी के लॉज में ही नहीं बैठती है, प्राइवेट कंपनीज फॉर एग्जांपल, नहीं कर सकते हो आप। कंप्लेंट्स अबाउट एन अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड एक्टिविटी,
बहुत सारे चिट फंड्स चलते हैं भारत में, राइट, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कारण दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी लॉ। फिर ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, आप ये इंटरेस्ट वाले काम करते हो, मनी लैंडिंग वाला काम होता है जो कैश में चलता रहता है, वो सब आप स्कोर्स पे नहीं ले जा सकते हो। अच्छा, थर्ड पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है, कंपनीज अगेंस्ट विच मतलब सॉरी कंप्लेंट्स अगेंस्ट विच टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब अभी एंटिटीज़ की बात करें, ऊपर आपको कंप्लेंट्स का नेचर बता रहे थे, अब एंटिटीज़ की कौन सी कंपनीज के अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट, कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कंपनीज विच आर अनलिस्टेड और डीलिस्टेड। ऑब्वियसली सेबी का है तो अनलिस्टेड या डीलिस्टेड कंपनीज का काम नहीं है। सिक कंपनी या फिर मोरेटोरियम ऑर्डर इज पास्ट। सिक कंपनीज बेसिकली अब एनसीएलटी का परव्यू हो गया, पहले बाइफर होता था, अब एनसीएलटी हो गया, सो ऑब्वियसली वहाँ पर जाती है मैटर कंपनीज। जिसका नाम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार, वो ऑब्वियसली पूरा एमसीए का पार्ट है, रजिस्ट्रार का काम है, उसमें यहाँ मतलब ओम्बड्समैन का कोई रोल नहीं है। आगे, कंप्लेंट्स दैट आर सब्जुडाइज, मतलब किसी और कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने अगर ऑर्डर पेंडिंग है तो आप स्कोर्स के सामने कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो पढ़ा है ना हम लोगों ने, लिस्पेंडेंस पढ़ा है आप लोगों ने, रेस जुडिकेटर, रेस सब्जुडाइज पढ़ा है आपने, तो वो मैटर नहीं जा सकता है। एंड जो किसी स्पेशल लॉ में फॉलो करती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, आईआरडीए, बैंकिंग कंपनीज, आरबीआई, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनएचबी के पास जाती है, तो जो किसी स्पेशल लॉ से गवर्नड है वो स्कोर्स के सामने नहीं आ सकती है। ठीक है, अच्छा, एक ये छोटा सा पार्ट है, ये एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट है, ये हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ पढ़ेंगे। आई थिंक ये मेरी एडिटिंग टीम ने एक छोटी सी आई थिंक कुछ गलती कर दी है, इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट है, उसके साथ ही पढ़ेंगे। हाँ जी, सो सी अब अपने दो टॉपिक्स और बचे हैं, पहला विच इज़ एलओडीआर रेगुलेशंस एंड सेकंड विच इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा, अब सी यार मैं एक्चुअली पुणे में हूँ और थोड़ा ना यहाँ पे सिक्योरिटी के इशूज़ है, मतलब मैं अभी भी जो स्टूडियो आया हूँ मैं बहुत छुप के आया हूँ कि कहीं पुलिस ना हो और डंडे ना पड़ जाए। तो ये आई थिंक कुछ एक छोटा सा विंडो मिलता है जहाँ पे यू कैन बाय स्टफ़, आप ग्रोसरी वगैरह ख़रीद सकते हो। तो मैं एक्चुअली यहाँ आया हूँ, मैं सब्ज़ी का बैग लेके आया हूँ और मेरे डैड की आई थिंक मेडिकल रिपोर्ट है, तो जैसी पुलिस के उनका नेचर देख के, उनका रिएक्शन देख के मैं एक्चुअली डिसाइड करता हूँ कि बहाना क्या मारना है, बट आई हैव कम टू द स्टूडियो। तो थोड़ा सा रिस्की है यार। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी वो जो टाइम था ना वो ख़त्म हो गया, सो वी लेफ्ट विद 2 more टॉपिक्स, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड एलओडीआर। सो आप, मेरी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट आज मैं ये वीडियो आप खैर यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है मैं कल आफ्टरनून तक ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो जब तक वो आता है एटलीस्ट ये वाला पार्ट आप ख़त्म कर लीजिए, है ना, और पार्ट 2 मैं विदाउट फेल आई मेक श्योर दैट IC मतलब एलओडीआर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग हम लोग कल के सेशन में कवर कर लेंगे, राइट। So I hope you all enjoyed today's session. I thank you all for being here. जो एटलीस्ट ये वीडियो देख रहे हैं आखिरी तक, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा और यहाँ तक आप पहुँच गए। चलिए, विश ऑल वेरी गुड लक। पार्ट 2 मैं कल डेफिनेटली अपलोड कर देता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आई थिंक मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, सो यू कैन पर्सनली राइट टू मी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो। मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ डाउट्स। या गुड लक, थैंक यू सो मच।